अच्छा। अच्छा, अब उसमें उसकी वजह से ये था कि जो इस वक्त हमारे केसेस थे इसमें, मतलब जो मैंने चीज़ देखी है वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये था कि जो आप लोगों की ये हैं कंट्रास्ट स्टडीज, इसमें मेरा ख्याल है कि भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उसकी रीज़न भी यही है कि शायद हम लोग जब प्रैक्टिस में ज़्यादा कर रहे होते हैं कंट्रास्ट स्टडीज, तो उसमें कोई भी हम कॉम्प्लिकेटेड कंट्रास्ट स्टडी नहीं करते। मतलब आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में क्रोन्स या टीबी के लिए कोई बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट स्टडीज अब नहीं करते, अब आप लोग सीटी पे चले जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि उसमें कंट्रास्ट स्टडीज में कम से कम आपके जीआई के जो स्टेशन है, मिनिमम दो कंट्रास्ट स्टडीज साथ में से होती हैं। और क्योंकि वो उनके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए चाहे आप जितने भी एडवांस स्टडीज अपने प्रैक्टिस में रिपोर्ट करते रहें, लेकिन आपको दो कंट्रास्ट स्टडीज का तो एग्जाम में सामना करना ही पड़ेगा। और उस सिलसिले में जो मेरी की कंडीशन अभी सामने आई है, उसमें यह है कि कंट्रास्ट स्टडीज को आप लोगों को पहले तो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कंट्रास्ट स्टडी के अंदर आपको क्या चीज़ कैसे नज़र आएगी। और मेरे जो अंदाज़ा है उसमें ये है कि भी हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ को किस तरह आप लोगों ने इसको रूल आउट रूल इन करना होता है। लेकिन जो असल चीज़ थी वो यही थी कि आपकी इसमें कोई बहुत आउटस्टैंडिंग या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं थी। अच्छा, अब इसमें क्या था कि जो पहली ये स्टडी थी जिसमें इसकी, अब आपको साथ साथ सारी बात हिस्ट्री मैंने तो कंसील की हुई थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हिस्ट्री ना नजर आए, लेकिन अब आप लोगों को ये साथ जो स्क्रीन है और जो आपके अब अपने केसेस होंगे उसके साथ भी ये सारी की सारी जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली आ गई होंगी, क्योंकि अब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो जितने भी केसेस थे उन सारों की डिस्क्रिप्शन और उसकी डिफरेंशियल्स और उसका उस केस का डायग्नोसिस और उसके अंदर जो उसकी थोड़ी सी डिटेल क्लिनिकली जो आपको पता होना चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल अब आपको जब आप अपनी टॉक्स को रिव्यू करने जाएंगे, जो आपके उसमें टॉक्स के अंदर आ रहा होगा, तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी डिटेल आपकी उधर भी नजर आ रही होगी। तो जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो मेरी सजेशन ये है कि अगला टॉक्स भी आज रात को हमने अपलोड कर देना है, यानी कि जैसे ये सेशन खत्म होगा तो हम अगला टॉक्स भी आप लोगों को दे देंगे। लेकिन उसमें उसको शुरू करने से पहले आप, मेरा सजेशन ये है कि आप एक दफ़ा इस टॉक्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जो अगले टॉक्स में केसेस हैं उनको आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो इसमें जो पहला केस था उसमें 32 ईयर मेल था जो कि क्रॉनिक इंटरमिटेंट पेन के साथ था प्रेजेंट हुआ। और इसमें दो फाइंडिंग्स जो मेन थी, एक तो ये था कि यहाँ पे ये जो गैस्ट्रिक एंट्रम का रीजन था, इसके अंदर जो आपकी नोडुलर टाइप ये जो छोटे छोटे नोड्यूल्स आ रहे थे सारे के सारे, इसका पैटर्न आया हुआ था गैस्ट्रिक एंट्रम में। और ये जो फिलिंग डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि नॉर्मली होता है कि जो अगर ये सिंगल कंट्रास्ट स्टडी है तो इसमें ये कंट्रास्ट पूरे का पूरा आउटलाइन करता चला जाता है। तो अगर ये कहीं कहीं पे जहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा आपको, तो वो अगर वहाँ पे यानी कि कंट्रास्ट नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जिसने कंट्रास्ट को वहाँ आने से रोका है। और इस कंडीशन में पॉलिप्स भी हो सकते हैं, नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, उसकी म्यूकोजल थिकनिंग भी हो सकती है। वो सारे के सारी चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इस जगह पे एक नोडुलर से एरियाज नज़र आ रहे थे जो कि इसने थिकनिंग की हुई थी गैस्ट्रिक एंट्रम के रीजन में। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसमें एक और था ये टर्मिनल आइलियम का एरिया, इसके अंदर भी अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये सारे के सारे, ये इसका आइलियोसिकल जंक्शन था और ये टर्मिनल आइलियम का पार्ट था। और इसमें भी आपको ये टिपिकल एक नॉडुलर से जो ये नॉड्यूल ये सारे के सारे मुख्तलिफ नॉड्यूलर पैटर्न्स थे जो कि आपको फिल कर रहे थे। तो ये जो टिपिकल फाइंडिंग है कि एबनॉर्मल नॉडुलर म्यूकोजल पैटर्न, और उसके बाद दूसरा इसमें एक और जो चीज़ थी जो इसमें नज़र आ रही थी, वो आपको ये पता होगा कि इसमें जो बाउल लूप्स हैं वो नॉर्मली जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज हुए होते हैं, मिक्स हुए होते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि इन दोनों ये जो थोड़ी सी जो बाउल लूप्स थी इनकी आपस में सेपरेशन हुई हुई थी। बहुत ज़्यादा सेपरेशन नहीं थी जिसमें एक एक्सटेंसिव सेपरेशन होती है, लेकिन स्टिल एक बाउल लूप और दूसरे बाउल लूप के दरमियान में थोड़ा सा आपको एरिया नज़र आ रहा था जो कि यूजुअली आपको आम स्टडीज़ में नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये सारी की सारी जो फाइंडिंग्स थी, क्रॉन्स डिजीज था जो कि बेसिकली इस वक्त सेंटर्ड था ज़्यादा, क्योंकि ये मल्टी सेंट्रिक होता है गैस्ट्रिक एंट्रम और टर्मिनल आइलियम के रीजन के अंदर। तो अब इसका मतलब ये था कि इसने जिस बंदे ने ये दो फाइंडिंग्स पिक कर लिए हैं कि यानी कि जो क्रॉस सेक्शन, ये सॉरी जो
कंट्रास्ट स्टडी की फाइंडिंग थी वो तो ये पिक करनी थी कि नोडुलर एरियाज थे या मिकोजल नोडुलर लीजन्स थे जो कि गैस्ट्रिक एंट्रम में थे, और दूसरा जो थे इसके अंदर आपके जो क्या कहते हैं टर्मिनल आइलियम के रीजन में थे विद माइल्ड सेपरेशन ऑफ बाउल्स। ये तो थी इसकी फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी जो फाइंडिंग्स थी उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन के अंदर आपके पास डिफरेंशियल में डेफिनेटली लिम्फोमा भी हो सकता था, जो कि उसमें भी नोडिंग्स आ सकते हैं। क्रोन्स हो सकता था, टीबी भी कई दफा इस तरह प्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें जो मेन स्टे था वो क्रोन्स डिजीज का था। और स्पेशली अगर आपने और कुछ भी नहीं पिक किया, तो अगर आपको सिर्फ टर्मिनल आइलियम की ये फाइंडिंग्स आपने पिक कर ली हैं, तो तब भी आप लोगों का बहुत चांस है कि आप लोग सही डायग्नोसिस तक पहुंच गए होंगे। तो अब हमारे पास जो सही डायग्नोसिस वाले हैं उनमें अभी हम देखते हैं कि कितने लोग हैं। स्ट्रिंग एयर जो होता है ना वो इसमें नॉर्मली नहीं होता, वो आपका ज़्यादा सीटी की फाइंडिंग में अच्छा ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन फिर भी स्ट्रिंग सी बनी हुई है, स्ट्रिंग साइन यहाँ पे आपका इस जगह पे, और जहाँ पे स्ट्रेचिंग है इस जगह पे खास तौर पे यहाँ पे अच्छा नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, ये क्रोन्स डिजीज एक तो किया डॉक्टर जैगम ने, फिर जिले हुमा ने, फिर नहीं और कौन है, आईबीएस दिया है डॉक्टर मैविश ने। उसके बाद फिर डॉक्टर आमना ने क्रोन्स डिजीज दिया है, फिर इशत और राजिया ने दिया है, फिर आसमा खान ने दिया है, और फिर शाजीना ने भी क्रोन्स डिजीज दी है। तो फिर कुछ ने टीबी दी है, लेकिन टीबी को इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि अगर आपको टर्मिनल आइलियम की इस तरह की पिक्चर दिखाई जाए जिसमें मल्टीपल नोड्यूल्स हों और ये सारे के सारे एरियाज इस तरह आ रहे हों, तो आपने इसको क्रोन्स पे ही फिट इन करना है। अच्छा जी, अब अगला था ये केस इंटरेस्टिंग था इन द सेंस कि इसकी फाइंडिंग्स के लिए जो स्टडी है वो कौन सी थी। अच्छा, इसमें जो आपके अभी तो चूंकि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं और ऐसी जगह है जहाँ पे एमआरसीपी मतलब अवेलेबल हो चुका हुआ है, तो उसमें तो हम ये करते हैं कि प्री ऑप एमआरसीपी कर लेते हैं, और उसमें ही आपको जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि कोई डक्ट में या किसी चीज़ में कोई स्टोन तो नहीं है। लेकिन जब अभी ये टाइम नहीं था, यानी कि जिस वक्त अभी ये जो हमारे पास इतनी एमआरसीपी की लग्जरी नहीं थी, तो उसमें ये होता था कि जो कैलकुलस कॉलिसिस्टाइटिस के पेशेंट प्रेजेंट होते थे, तो उसमें आप इंट्रा ऑपरेटिव क्लेंजियोग्राम किया करते थे। और उस क्लेंजियोग्राम में क्या होता था कि आपने इसके जो हेपेटिक ये जो बिलियरी चैनल्स हैं, सीबीडी और सीएचडी, इसको आपने एवेल्युएट करना होता था, और उसके अंदर आपने फिलिंग डिफेक्ट देखना होता था। और ये आपने इंट्रा ऑपरेटिवली इसलिए करना होता था कि अगर कोई कैलकुलस यहाँ पड़ा हुआ है जो कि पहले मिस हो गया था ऑपरेशन से पहले और नहीं पता लगा था, तो उसको आपको सिर्फ रिमूव करना होता है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि इसकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है, और सारे का सारा जो है वो लीकेज की वजह से जो है वो फिर स्टडी जो यानी कि जो आप कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं तो फिर बायलोमा और उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो स्टडी हो रही थी ये बेसिकली इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोग्राम था, ये सॉरी इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम की स्टडी थी। और इसको अगर आप देखें ना तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर ये होता था कि जब ये स्टडी कर लेते थे और उसके बाद भी अगर डाउट होता था, तो ये टी ट्यूब अंदर छोड़ के ऑपरेशन क्लोज कर दिया करते थे। और उसके बाद क्या होता था, फिर आप लोग वो जो टी ट्यूब पड़ी होती थी उसके बाद पोस्ट सर्जिकली उसके अंदर कंट्रास्ट डाल के उस ब्रेन को निकालने से पहले ये मेक श्योर करते थे कि ये आगे से पेटेंट है और कोई इंट्रा बिलरी यानी कि जो सीबीडी में कोई कैलकुलस वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है तो फिर आप वो ड्रेन रिमूव नहीं करते थे, फिर सर्जरी दोबारा होती थी। और वो सर्जरी करके आप उसके अंदर पेशेंट को दोबारा स्टोन रिमूव करके फिर वो ड्रेन निकालते थे। ड्रेन तब तक पड़ा रहता था जब तक जो है आपकी टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम नहीं हो जाता था। और टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम जो था वो ऑपरेशन के बाद होता था। और जो ड्यूरिंग ऑपरेशन होता था, जितने भी कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस के यानी पेशेंट होते थे या कोलिथियासिस के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट करते थे, उनका जब भी ऑपरेट होता था कोई ओपन सर्जरी, तो उसमें ये चीज़ मेक श्योर की जाती थी। अभी भी क्या करते हैं आपके एमआरसीपी करते हैं, अगर एमआरसीपी में कोई कैलकुलस नहीं है ऊपर नीचे और डक्ट्स ठीक है, तो आप फिर जो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में चले जाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई कैलकुलस आ गया है तो फिर आप लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में नहीं जाते, फिर आप ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में जाते हैं, और उसके दौरान आप फिर उस सीबीडी के कैलकुलस को रिमूव करते हैं। या फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप पहले ईआरसीपी करके वो स्टोन रिमूव करके फिर आप जो है वो सर्जरी करते हैं कोलिसिस्टेक्टमी लेप्रोस्कोपिक। तो इसलिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी थी कि एक तो इसके अंदर जो पहली स्टडी जिसने जो किसी ने भी सही नहीं रेट की वो थी कि इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम था।
और इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम में आपको टी ट्यूब जो है वो नजर नहीं आ रही होती। वो सिर्फ और सिर्फ एक उसको इंसर्ट करके पहले किया जाता है, ये अभी गाल ब्लैडर को रिमूव करने से पहले होता है। जो टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम होता है उसमें आपको इस जगह पे जो ये ट्यूब का एंड है वहां पे एक टी टाइप चीज सीबीडी के अंदर नजर आ रही होती है, ठीक है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये आप सिस्टिक डक्ट के एरिया से इंसर्ट कर लेते हैं और वहां से आप इंजेक्ट करते हैं, जहाँ से ये दोनों जो है वो आपके आउटलाइन होने चाहिए दोनों जो ये थे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अगर पेशेंट का कोलिसिस्टाइटिस हुआ हुआ है, और जो कोलिसिस्टाइटिस होता है उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें जो सिस्टिक डक्ट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो कोलिसिस्टाइटिस होता है पेशेंट को किसी भी वजह से, मतलब कैलकुलस फंस गया है या कोई और चीज हो गया है, तो जो कैलकुलस के साथ कोलिसिस्टाइटिस होता है उसमें सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और उसकी फाइंडिंग क्या होती है कि उसके अंदर ये जो गाल ब्लैडर पड़ा होता है नॉर्मल, जिसके अंदर ये दो कैलकुलस भी नजर आ रहे हैं आपको, वो फिल नहीं करेगा कंट्रास्ट से। उसकी रीजन कि जहाँ पे सिस्टिक डक्ट है वहां से कंट्रास्ट इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड होती है। तो ये जो था ये सिंपल एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट था, जिसके लिए उन्होंने कोलिसिस्टाइटिस के साथ कोलिसिस्टेक्टमी करनी थी, लेकिन चूंकि कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस था तो इससे पहले उनके लिए इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोग्राम करके उसका जो पूरा बिलियरी चैनल है उसका आउटलाइन करके देखना जरूरी था। तो वो बेसिकली उन्होंने ये किया है, और इसके अंदर कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं थी, कोई कैलकुलस नहीं था, तो ये सिंपल एक इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी थी, जिसमें जो नो स्टोन वाज फाउंड, और जो इसका सीवीडी सीएचडी वगैरह हैं, सारे नॉर्मल हैं। क्योंकि जब आप कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो थोड़े से ये प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि सारी बात है प्रेशर से कंट्रास्ट दे रही है ना, तो फिर इसकी मेजरमेंट्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फाइंडिंग थी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस था, और जो इसका जो प्रोसीजर था वो क्या था, इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी थी कि आप इसका टेस्ट को सही आइडेंटिफाई करते, और जो है उसमें भी आपने यही दिया जाता था, ठीक है। और जो है ट्रांसपैटिक और इंट्रापैटिक में, नहीं नहीं, इंट्रा ऑपरेटिव होता है भाई, ट्रांस ऑपरेटिव नहीं, इंट्रा ऑपरेटिव और फिर पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। यानी कि आप इंट्रा ऑपरेटिव करेंगे जब ऑपरेशन कर रहे हैं, पेशेंट को आपने ओपन किया हुआ है, तब आप उसका डक्ट निकालते हैं, उसके अंदर डक्ट इंसर्ट करते हैं और इंजेक्शन दे देते हैं, इमेज ले लेते हैं। फिर ये होता है कि आपने ऑपरेट कर दिया, गाल ब्लैडर रिमूव करके बाहर आ गए, लेकिन जब बाहर आने लगे हैं तो जिस जगह से आपने सिस्टिक डक्ट को निक किया होता है वहां पे आप एक टी ट्यूब रहने देते हैं, और वो टी ट्यूब रख के आप खुद बाहर आ जाते हैं। फिर बाद में आप जो है वो उसको क्लिक करते हैं और वो यानी कि इंजेक्ट देते हैं और फिर इमेज लेते हैं। तो इसका मतलब है कि दो टाइप के हैं, कौन कौन से, इंट्रा ऑपरेटिव और फिर टी ट्यूब। तो इंट्रा ऑपरेटिव है उसमें आपको टी ट्यूब नजर नहीं आएगी, आपको टी ट्यूब जब भी कोलेंजियोग्राम होगा तो यहाँ पे आपको जहाँ पे ये इंसर्ट होता है वहां पे एक टी ट्यूब पूरी पड़ी होगी, और ये जो ट्यूब है ये यहाँ तक ऑलमोस्ट सीबीडी के लेवल तक आ रही होती है, ठीक है। कौन सा मेरा डिस्टल सीबीडी, ये नॉर्मल फाइंडिंग है, कुछ नहीं है ये, इस तरह आ जाती होती है कई दफा। ये जो है ना इसका एम्प्यूला जहाँ पे आके निकलता है ना, वहाँ पे ये कई बार छोटा सा इसका जो इंट्राम्यूरल पार्ट होता है ना वो कई बार थोड़ा सा डायलेट होता है, लेकिन वो बेसिकली अगर तो यहाँ फिलिंग डिफेक्ट होता है ना फिर हमें इसमें होता है। ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला जो है, ये मेरे ख्याल है थोड़ा सा शायद हल्की सी एक्स्ट्रावाइजेशन हुई होगी जहाँ से इन्होंने इंसर्ट किया है, लेकिन ये इसकी इंट्राहेपेटिक की कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती। और ये जो दो हैं ये कैलकुलस पड़े हुए हैं जो कि गाल ब्लैडर के अंदर के कैलकुलस हैं जो कि फिल नहीं हुए। अच्छा जी, अगला चलिए। बायलोमा आपने इस वक्त नहीं देना है, बायलोमा जो होता है ना वो आपने टी ट्यूब के साथ तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये इंट्राहेपेटिक जो वो आपका है ना उसके साथ नहीं देना। तो ये इंट्राऑपरेटिव, सॉरी इंट्राहेपेटिक में वर्ड यूज कर रहा हूँ, असल वर्ड है इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम, यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसमें जो आंसर्स थे वो क्या थे, और वो जो आंसर्स थे वो कोलिडोकोलिथियासिस दिया हुआ था। तो कोलिडोकोलिथियासिस में जो आपका ये सीबीडी है इसके अंदर फिलिंग डिफेक्ट नजर आएगा ना आपको, कि जहाँ पे कैलकुलस होगा वहां तो कंट्रास्ट नहीं आ सकता, तो वो वाला एरिया फिलिंग डिफेक्ट की तरह नजर आता है आपको। तो यहाँ पे तो इस तरह का कुछ नहीं था इसलिए। और बायोलोमा ठीक है, जिसने दिया है उसको सीबीडी के साथ कैलकुलस वगैरह कोई नहीं है, लेकिन ये नॉर्मली कई बार कंट्रास्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिट कर सकता होता है। लेकिन ये ड्यूरिंग इंट्राहेपेटिक है कि जिसमें आपने जब हमने इंसर्ट किया तो उससे थोड़ा सा लीक कर गया, वो स्किन पे चला गया, लेकिन इसको बायोलोमा कॉल नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। कोलेंजियोग्राम, टी ट्यूब टी ट्यूब टी ट्यूब, किसी ने भी इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राम नहीं कहा,
तो ये टी ट्यूब में याद रखना है आप लोगों ने कि टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम के अंदर आपने हमेशा जो वो है आपका जो टी ट्यूब है वो नजर आनी चाहिए। वो आपको यहाँ पे नजर आती है टी ट्यूब पड़ी हुई। हम देखेंगे शायद इसमें, नहीं तो अभी आज के टेस्ट में शायद होगा कोई एक अदर। अच्छा जी, अगला देखते हैं जी। अगला जो था वो केस 3 था। और केस 3 में क्या था कि आपका जो पेशेंट था वो 55 ईयर ओल्ड फीमेल विद डिस्फेजिया थी। ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक एक्सरे था जिसमें यहाँ पे एक फ्लूइड लेवल नजर आ रहा था। उसके अलावा आपके पास ये मुख्तलिफ बेरियम की स्टडीज थी जिसमें आपको बड़ी टिपिकल सी यहाँ पे बीकिंग सी या बर्ड बीक साइन टाइप नजर आ रहा था कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई थी जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल जो ईसोफेगस है वो डायलेट हुई हुई थी। तो ये तो मतलब एक टिपिकल जो आपका सिनेरियो होता है क्लेजिया का, ये वही वाला है कि इसके अंदर आपको टिपिकल बर्ड बीक साइन भी नजर आई और उसके अलावा आपको इसमें डायलेटेड इसोफेगस भी नजर आई और काफी ठीक ठाक ही इसोफेगस डायलेटेड थी। तो ये सारी की सारी जो फाइंडिंग्स थी ये जाती हैं आपके फेवर करती हैं आपके एक्लेजिया को। और एक्लेजिया फिर आपको आगे पता है कि वो सूडो एक्लेजिया भी होता है और दूसरा एक्लेजिया भी होता है, लेकिन इसमें आपके पास सिंपल एक्लेजिया था। और इसमें अब हम देखते हैं कि क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सा केस था तो इसमें बर्ड बीक सारों ने तकरीबन किया हुआ है, होल्ड अप दिया हुआ है कंट्रास्ट का। तो कार्डिया एक्लेजिया, एक्लेजिया का वर्ड जो है वो, और फ्रेंजियल एक्लेजिया तो नहीं करेंगे इसमें। एक्लेजिया का वर्ड बस लिखें आप, ठीक है। अच्छा जी, एक्लेजिया कार्डिया भी ठीक है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। एक्लेजिया कार्डिया गैस्ट्रिक पुल थ्रू नहीं है ना, ये सिंपल जो है वो ये इसोफेगस आ रही है और उसके आगे वो है। तो इसमें जो स्क्लेरोडर्मा होता है उसमें उल्टा होता है, उसमें एक्लेजिया की बजाय ये डायलेटेड होती है। अच्छा जी, एक्लेजिया स्क्लेरोडर्मा नहीं है, ये स्क्लेरोडर्मा नहीं है। उसके बाद बाकी माशाल्लाह इसमें तो तकरीबन आप लोग सारों ने ही स्वाय एक दो चार लोगों के ये ठीक अटेम्प्ट किया है और इसमें मतलब मेजॉरिटी लोग जो हैं वो करेक्ट हैं। और उसके बाद फिर वही रेफरल आपने दिया हुआ है या सेकेंडरी कॉज ऑफ आपने वो निकालनी थी। तो इसमें जो है वो अम, बाकी इसके अंदर आपकी ट्रीटमेंट वो सारी बात है, न्यूमेटिक डायलिटेशन है, सर्जिकल मायोटोमी है, डिपेंड करता है कि आपने जो है वो पेशेंट का कितना सीवियर है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या क्वेश्चन है? इसमें जो मिलिग्नेंट कॉज है ना, तो वो कभी भी देखिए मिलिग्नेंट क्यों होगा, मिलिग्नेंट इसलिए होगा कि कोई वहां पे मिलिग्नेंट लीजन पड़ा होगा ना। तो जब अगर मिलिग्नेंट लीजन पड़ा हुआ है और उसने सेकेंडरी ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है तो आपको ये जो मतलब आपका ये जो इसोफेगस का डिस्टल पार्ट है वो इतना स्मूथ तो नजर नहीं आएगा, बिल्कुल बर्ड बीक तो नहीं बनेगी। यहाँ कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी, कुछ ना कुछ म्यूकोजल की फाइंडिंग आपको या ट्यूमर वगैरह आपको नजर आएगा। तो इसमें तो आपको ये बिल्कुल स्मूथ एरिया नजर आ रहा है जहाँ पे आके ये अब्रप्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और उसके बाद फिर ये आगे वो स्टमक थोड़ा सा फिल हुआ है और आगे ये क्योंकि दारी बात थोड़ा थोड़ा दे रहे होंगे, हल्का हल्का सा कंट्रास्ट जा रहा होगा आगे और वो स्टमक साथ ही आगे निकालता जा रहा होगा। तो ये बेसिकली आपने इसमें कुछ भी कोई भी ज्यादा वो हमें रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं थी। सिंपल जो था ये एक्लेजिया का पेशेंट था और इसको अंदर करना था। हाँ, अगर यहाँ पे इरेगुलरिटी होती फिर आप लोग बिल्कुल कह सकते थे कि जी ये मैं इसकी फर्दर वर्कअप चाहूंगा थ्रू सम यानी कि अपर जी एंडोस्कोपी टू रूल आउट एनी पॉसिबल कॉज ऑफ सेकेंडरी एक्लेजिया। लेकिन इफ देयर इज स्मूथनेस की जितनी ये स्मूथ है तो इट्स लेस लाइकली कि इसकी कोई सेकेंडरी कॉज होगी इसके अंदर। ठीक है जी, स्कोलियोसिस बिल्कुल है, लेकिन स्कोलियोसिस असल में आप सेकेंडरी में डालेंगे कि जी ये सेकेंडरी सा एरिया है, इसी वजह से तो ये सारे का सारा इस तरह आ रहा है ना। तो स्कोलियोसिस यानी कि जितनी जितनी ये डेविएटेड नॉर्मली तो स्ट्रेट होती है ना, लेकिन ये स्कोलियोसिस है, इसमें बिल्कुल है सेकेंडरी यानी कि स्कोलियोसिस के कॉज है, लेकिन ये एक अलग पैथोलॉजी और वो एक अलग पैथोलॉजी है। अच्छा जी, अगला केस था केस नंबर 4। और इसमें जो था बेसिकली आप लोगों को क्या नजर आ रहा था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो थी वो असल में इसकी फाइंडिंग में असल चीज थी। अब देखिए इसमें इसमें ना जो काफी सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं। एक मिनट। अच्छा, इसमें जो पहला लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि ये इसोफेगस है, ये जो सारे का सारा पार्ट नजर आ रहा है आपको। और वहां पे जिस तरह आप एक्सपेक्टेड कंट्रास्ट आना चाहिए यहाँ पे वो कंट्रास्ट नजर नहीं आ रहा। उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिसने उसको फिल कर दिया है और बेसिकली कंट्रास्ट को वो डिस्टल पार्ट ऑफ यही यहाँ पे तो होल्ड अप हुआ है ऊपर कंट्रास्ट का, लेकिन ये सारे का सारे एरिया यहाँ पे ऐसे लोबुलेटेड सा कोई एरिया लीजन कोई चीज पड़ी है जिसने कंट्रास्ट को नीचे सही तरह फिल इन नहीं होने दिया। इसका मतलब है एक चीज तो हमें फॉर श्योर हुई यहाँ पे
कि कोई लीजन है लोअर इसोफेगस और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के ऊपर, जिसने ये यहाँ पे सारे के सारे एरिया को और ल्यूमन को फिल इन कर दिया है, और उसकी वजह से कंट्रास्ट ऊपर होल्ड अप हो रहा है। यहाँ पे कंट्रास्ट सही तरह आ ही नहीं रहा है, और अगर आ रहा है तो इसके अंदर यहाँ नहीं रुक रहा, वो सीधा आगे जाके स्टमक के अंदर चला गया, स्टमक के जो उसकी है बैली उसके अंदर पहुंचा हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या मसला था, और इसमें इसमें भी आपको जो थोड़ा सा एरिया स्टमक का शायद नजर आ रहा था यहाँ पे भी ये इस तरह का जो होता है वो नॉर्मली, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू नहीं आ रहा होता ये। आपने देखा होगा गैस्ट्रिक बबल नॉर्मली पूरा राउंडेड नजर आ रहा होता है, राउंडेड के अंदर कोई चीज प्रोजेक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी तीसरी फाइंडिंग आपको इसमें जो आप ये थी, इसमें उसी का एक और व्यू दिखाया गया था, और उसमें फिर वही एक लीजन था कि ऊपर से वो सारे का सारा कंट्रास्ट ठीक आ रहा था, लेकिन जो डिस्टल इसोफेगस थी यहाँ पे एक बड़ा सारा लीजन पड़ा हुआ था, जिसने उसकी कंट्रास्ट फिलिंग को रोका हुआ था। तो अब इस तरह के अंदर दो ही आपके पास लीजन्स होते हैं। एक ही होता है कि क्या यहाँ पे कोई वेरिसेस हैं जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन या किसी भी वजह से डेवलप हो जाती हैं, और उसके बाद क्या हो रहा होता है कि ये जो वेरिसेस हैं ये भी इस तरह की आपको फिलिंग डिफेक्ट्स नजर आते हैं। और दूसरा, जब भी वेरिसेस का आप डिफरेंशियल देते हैं तो उसके साथ आप फिर वेरिकॉइड कार्सिनोमा ऑफ जो इसोफेगस है, जो इसोफेजियल कार्सिनोमा, उसको भी आप जरूर मेंशन करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम यह था कि जिसने वेरिसेस लिख दिए हैं वो भी गया, ठीक है, उसको भी नहीं बचत मिलेगी, और जिसने सिर्फ कार्सिनोमा लिख दिया है वो मार्जिन में बच जाएगा, कि उसकी वजह यह है कि उसने आगे सजेस्ट किया होगा कि अपन जी एंडोस्कोपी कर लें और इसकी बात कर लें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था कि इसकी टेंडेंसी या इसकी बहुत ज्यादा ये होगी लोगों की कि इसको ये मेंशन कर दें कि जी ये तो जो है ना वेरिसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे होती वेरिसेस हैं। ठीक है, अब अगर अब आप लोगों ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वेरिसेस लिखा, क्योंकि ये पेशेंट है वेरिकॉइड कार्सिनोमा का ऑफ इसोफेगस, ये वेरिसेस का पेशेंट नहीं है, तो इसमें अब आपके पास डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जो गेम थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि अगर आपने इसको अपफ्रंट सिर्फ वेरिसेस कॉल करके बिनाइन पैथोलॉजी बना के फारिग कर दिया है, तो फिर तो मतलब जाहिर बात है कि पासिंग मुश्किल है। लेकिन अगर आपने इसको कार्सिनोमा में लेके गए हैं तो फिर बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने बिल्कुल इसको सही फिट इन किया है। अच्छा जी, अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो इसमें आपके पास है कि जो ये कौन कौन किसने क्या लिखा था, तो इसमें कुछ ने स्क्लेरोडर्मा लिखा है, एसोफेजियल वेरिसेस एक ने लिखा हुआ है, और उसने लिखा हुआ है कि सर्पिजिनस फिलिंग डिफेक्ट्स। उसके बाद जो है फिर कार्सिनोमा एसोफेगस डॉक्टर मुदस्सर ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। एक बंदे ने ठीक लिखा है, और लार्ज पॉलीपॉइडल मैस इन मिड में भी ज़ारा ने लिखा है। इन्होंने लेकिन इसको क्या लिखा है, मिकोजल अल्सरेशन फाइब्रोवेस्कुलर पॉलिप, पॉलिप जो होता है वो ऊपर से आता है, वो इधर से तो नहीं ओरिजिनेट करता ना, वो तो हमेशा पॉलिप तो अपर पार्ट में होता है। फिर बिनाइन अल्सर, अल्सर्स तो नहीं है, ये तो फिलिंग डिफेक्ट पड़ा हुआ है पूरे का पूरा, यानी कि ऐसा ट्यूमर पड़ा है जिसने उसको भरने से ही रोक दिया गया है, और वहां पे उसको लोबुलेटेड से लॉन्गिट्यूडनल से एरियाज नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब फिर वेरिसेस लिखा है डॉक्टर शाहदीना ने, लेकिन वही बात है कि अगर आपने सिर्फ वेरिसेस लिख दिया तो ये काम खतरनाक है। अब्दुल्ला अली अदनान ने इसोफेजियल मैलिग्नेंसी लिखा है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर कार्सिनोमा भी एक डॉक्टर मोहम्मद अली ने दिया है, वो भी ठीक है। इसोफेजाइटिस ठीक नहीं है, हाइड्रोस हर्निया ठीक नहीं है। नियोप्लास्टिक मैस दिया है डॉक्टर सिद्रा ने, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने इसमें से ट्यूमर को ऊपर ले आए हैं और या वेरिसेस भी लिख दिए हैं, तो अब इसमें प्रॉब्लम वही था कि आपको जब इस तरह का फिलिंग डिफेक्ट नजर आ रहा है डिस्टल इसोफेगस के अंदर, ये देखिए ये सारे का सारा जो पार्ट है, ये सारे का सारा यहाँ से लेके ये पूरे का पूरा ल्यूमन पड़ा हुआ है, तो ये जो लीजन है ये हमेशा आपने इसको हमेशा मेंशन करना है कि ये जो है लिग्नेंट लीजन की तरफ पहले लेके जाएं। और अगर छोटे छोटे फिलिंग डिफेक्ट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी वेरिसेस बहुत लेस लाइकली है कि इतना ऊपर तक गई नहीं हो। और दूसरा ये कि वो गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन के अंदर भी प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ से देखें ये इन्होंने यहाँ अंदर भी फिलिंग डिफेक्ट दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये उसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम करती हैं कि ये दोनों के वहाँ पे वेरिकॉइड ट्यूमर के लिए ये सिग्निफिकेंट है। और इवन के जिन्होंने इसका प्लेन इमेज देखा होगा वो भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे उनको एक पूरा सॉफ्ट टिश्यू लीजन नजर आ रहा है पीछे से चलता हुआ, तो ये इस एरिया से लेके यहाँ तक आके और इसकी फंडस के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अगर इतना बड़ा ट्यूमर पड़ा हुआ है तो फिर वो वेरिसिस बहुत लेस लाइकली है। अब क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इंट्राल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और इंट्राल्यूमिनल, ये बेसिकली जो लीजन्स होते हैं ना, ये जो इंट्राम्यूरल होते हैं
और लेकिन वो ग्रो करके इंट्राल्यूमिनल आ जाते हैं। तो ये उसमें नहीं है कि ये जो बिनाइन लीजन्स होते हैं ना, जिस तरह के लियोमायोमा वगैरह, उसमें तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि उन्होंने तो अंदर नहीं आना होता। लेकिन जो ये ग्रो करते हैं ना जब कार्सिनोमास, तो ये इंट्राल्यूमिनल इवेंचुअली, तो उन्होंने म्यूकोजा को बल्ज अंदर की तरफ ही करना होता है ना, तो वो इंट्राल्यूमिनल आ ही जाते हैं इवेंचुअली। और उसके बाद फिर है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब आप इसमें देखें कि जो वेरिसेस होती है नॉर्मली वो एक तो फिलिंग डिफेक्ट्स देती हैं, राउंडेड लोबुलेटेड होती हैं, और कभी भी अगर इतनी बड़ी होंगी तो वो पेशेंट ब्लीडिंग के बगैर आ ही नहीं सकता। तो एक तो इसका उसकी हिस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ फाइंडिंग मिल जाएगी, और दूसरा जिस तरह का ये लीजन पड़ा हुआ है और इतना एग्रेसिव और इतना बड़ा लीजन है, तो फिर आपने ट्यूमर को पहले नंबर पे रखना है, वेरिसेस को सेकंड पे ले जाना है। स्टिल जो इसकी फर्दर डिफरेंशियल है या फर्दर वैल्यूएशन है, दैट इज विद एंडोस्कोपी। तो आप इसमें एंडोस्कोपी जो है वो लाजमी लिखें कि जो है ये जो ये निगेटिव इसमें आ सकता है। अच्छा, और एक और जो मैं चीज़ देख रहा हूँ ना ट्रेंड, वही है कि स्टमक पुल थ्रू या गैस्ट्रिक पुल थ्रू को काफ़ी इजीली यूज़ किया जा रहा है। इसमें ये याद रखें कि अगर आपको गैस्ट्रिक बबल नज़र आ गया है ना, तो गैस्ट्रिक पुल थ्रू नहीं हो सकता। गैस्ट्रिक पुल थ्रू के लिए ज़रूरी है कि अगर वो गैस्ट्रिक पुल थ्रू हो चुका है ना, तो फिर आपको यहाँ पे स्टमक बहुत, यानी कि स्टमक एयर बबल नज़र नहीं आता, क्योंकि स्टमक तो ऊपर जा चुके हैं, तो एयर बबल में कैसे आएगा वो। तो इसलिए अगर इसको भी आप मेंशन मेक श्योर करें कि जो है आप इसका जो यूज़ है वो हम जनरसली करें। तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हमने नहीं याद रखना है इसमें, ठीक है। अच्छा जी, ये 4 केस हो गए। अब उसके बाद अगले पे चलते हैं, 5वें केस पे। हाँ, अच्छा ये ठीक था आप लोगों का, मेजोरिटी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 88, सॉरी 80, क्या कहते हैं, 90% लोग ही ठीक थे। कि इनमें जो था कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन था, और उसके अंदर आपको जो है वो डेब्री भी नज़र आ रही थी और सबटेशंस भी थी। तो ये वो जो हाइड्रेटेड सिस्ट है उसी में फॉल इन करता था, और इसको ऑलमोस्ट सबने ही ठीक लिखा हुआ है। लेकिन इसके जो डिफरेंशियल्स थे उसको भी आप लोगों को मेंशन करना चाहिए था, साथ काफ़ी लोगों ने किए भी हैं। लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हेपेटिक सिस्ट हो सकती थी, हेपेटिक एब्सेस, कोलिडोकल सिस्ट, बिलियरी सिस्ट, एडेनोमा, मीबियासिस भी आपके डिफरेंशियल में आ सकते हैं। जिसमें भी आपने फिक्सेट नहीं करना अपने आप को कि बस एक चीज़ लिख के और आप कहेंगे यही है। तो उसमें फिर आप अकीनोकोकल एंटीबॉडीज को भी आगे सजेस्ट करेंगे, जी हम इसके अंदर अकीनोकोकल एंटीबॉडीज भी करवाएंगे। और लेकिन फिर भी आप लोगों ने, सारों ने, मेजोरिटी लोगों ने इसको ठीक लिखा है, ठीक है ना। और ये सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, और इसलिए मैंने इसके अंदर जो ये इमेजेस लगे हुए हैं, ये वो वाले हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे इमेजेस एक ही जगह पे दिखाए गए हैं। अभी भी ये बड़े बड़े इमेजेस दिखाए गए हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको इस तरह के लीजन नजर आते हैं तो आपने इसको पहले नंबर पे हाइड्रेटेड को ही रखना है। और बाकी सारे लोगों ने, मेजोरिटी ने ठीक लिखा है। कुछ लोगों ने इसमें कलेंजियो डाला है, कुछ ने सिस्टेड रूमर्स डाले हैं, लेकिन इवेंचुअली सारों ने इसको कहीं ना कहीं आगे पीछे से हाइड्रेटेड के अंदर डिफरेंशिएट डिफरेंशियल में डाल के अपने आप को सेव कर ही गए हैं। ठीक है, चले माशाल्लाह। अच्छा जी, अब आता है जी ये वाला लीजन। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली फाइंडिंग थी वो, अब आपको देखते जाएं आप लोग भी साथ साथ, कि इसमें जो गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन था यहाँ से उसने स्टार्ट की पहले अपनी स्टडी। और यहाँ पे बड़ा क्लियर कट ये था कि डायलेटेड इसोफेगस आ रही थी, लेकिन आगे कोई होल्ड अप ऑफ कंट्रास्ट नहीं था। पहली चीज, कंट्रास्ट का किसी भी इमेज में होल्ड अप नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि पैचुलस गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन था, कि जैसे ही वो कंट्रास्ट डाल दे सारे गड़क करके सीधा स्टमक के अंदर चला गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा था, इसमें भी यही था कि यहाँ से जितना कंट्रास्ट आ रहा था वो सारे का सारा उसके अंदर जा रहा था। और उसके अलावा ये था कि जो ईसोफेगस थी वो डायलेटेड थी। तो इसका मतलब है कि पहली फाइंडिंग ईसोफेगस में ये थी कि जो इसकी जो ईसोफेगस था और उसका जो पैचुलस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन था। और दूसरा उसके अलावा एक जो सेकंड फाइंडिंग थी वो ये थी कि इसकी एक यहाँ पे करके ये जो मिड पार्ट है ये परसिस्टेंटली नैरोड आ रहा था हर चीज़ पे। तो ये मोस्ट लाइकली जो कि गैस्ट्रो जो ये आपके स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा की तरफ गया था इवेंचुअली, और जिसका पैचुलस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि रिफ्लक्स कॉमनली होता है। जब रिफ्लक्स कॉमन होता है तो फिर वो जो एसिड के साथ बार बार आने की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, ये मिड इसोफेगस शॉर्ट स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं। और तो इसके अंदर ये क्या हुआ था कि ये सारे के सारे जो मिड पार्ट था ना इसका, यहाँ पे ये एक माइल्ड सा स्ट्रक्चर भी बना हुआ था। इसका मतलब ये था कि पहली जो फाइंडिंग थी वो इसका पैचुलस डायलेटेड इसोफेगस, नो होल्ड अप ऑफ कंट्रास्ट, पैचुलस गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर इन द मिड इसोफेगस। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर उसके अंदर भी एक ये मिकोजल इरेगुलरिटी भी आ रही थी, जो कि इसके अंदर आपकी लाइकली कोई अल्सरेशन या जो बैरेट्स की पिक्चर बन जाती है कई दफ़ा, वो इस टाइप की जो थी ना इसके अंदर मिकोजल इरेगुलरिटी भी
आ रही होती है। ठीक है, तो ये हो सकता है बैरेट्स की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इस साथ थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटी भी आनी शुरू हो चुकी थी। तो इसोवेगस में तो ये टिपिकल जो थी ना फाइंडिंग्स थी सारी की सारी, जो कि आप स्क्लेरोडर्मा में देखते हैं कि उसका ये डायलेटेड था, ये था, वो था। अच्छा, अब उसके बाद जो था, ये एक मजीद पेशेंट था जो, यानी उस सॉरी उसी के मजीद इमेजेस थे। और इसमें जो इमेज था ये वाला, ये जो एक सेगमेंट आ रहा था, इसमें क्या होता है, हाइट बाउंड पैटर्न या हाइट बाउंड आपने देखा ही हुआ है कि वो मैंने कई तो दिखाया है कि दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को। एक सेकंड दीजिए मैं। एक सेकंड इसमें, इमेज को अच्छा से मिल नहीं रहा है इसका। हाँ, हाइट बाउंड के लिए, लेकिन हाइट बाउंड, सॉरी एक मिनट में। या चलें, बहरहाल वो ये नहीं कि इस तरह क्लोज 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 जो ये आए हुए हैं ना म्यूकोजा सारे के सारे, ये नीचे वाली साइड में देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको आप हाइट बाउंड पैटर्न, ये जो होता है इसके अंदर हाइट बाउंड पैटर्न, ये आप इसको कहते हैं। और उसके बाद दूसरा इसमें साथ क्या होता है कि जो आपका दूसरी साइड होती है, यानी कि ये होते हैं जो आपके एंड, यानी कि मेसेंटेरिक बॉर्डर होता है जहाँ पे मेसेंट्री अटैच हो रही होती है। और जो एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर होता है जो अ, उस पे ये क्या होता है कि सूडो सेकुलेशन सारी बननी शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें एक ये साइड जो है, इसमें छोटे 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 सारे स्पेक्यूलेटेड से एरियाज नजर आ रहे हैं, जो सारे के सारे जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े पड़े हैं, जबकि उसी बाउल लूप के दूसरी साइड पे बड़ी बड़ी सेकुलेशन सी नजर आ रही है आपको, जो जा रही है। तो ये टिपिकल जो हाइट बाउंड पैटर्न और साथ उसके वो है, ये आपको टिपिकल उसके साथ जो नजर आते हैं जो आपका स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि वही आपको पता है कि इसका स्मूथ मसल का प्रॉब्लम हो जाता है, और डायलिटेशन के साथ ये जो सारे के सारे इसके वल्वा कन्वेंटे हैं, ये बिल्कुल साथ 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 जुड़ जाते हैं। इसमें दूसरी जो थी, ये दो फाइंडिंग्स थी, एक आपके वो इसकी इसोफेगस की सारी टिपिकल स्क्लेरोडर्मा की फाइंडिंग्स थी। उसके बाद आपकी ये बाउल लूप जो था, ये टिपिकल बुकिश पिक्चर थी आपकी स्क्लेरोडर्मा के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि ये जो पेशेंट था, इसमें आप लोगों ने ऑब्वियसली इसका जो था स्क्लेरोडर्मा का था अ, इसके अंदर ना, हाँ जी, ये वाली साइड है जिसमें जो ये वाली दी हुई है इसकी ये इंफीरियर बॉर्डर जो इसका है ना, वो मिजेंटेरिक साइड है ये वाली। तो अच्छा, उसके बाद जो है ना उसमें ये जो आपने जब लिख देना है, तो उसके बाद ये टोटल एक टिपिकल स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट था। और इसमें हम देखते हैं उसकी बाकी, आप ये सारे के सारे इसकी डिफरेंशियल काफी लंबी चौड़ी में दी हुई है नीचे इसके अंदर जो डायग्नोसिस के साथ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें एक डॉक्टर जारा ने ठीक दिया है, स्क्लेरोडर्मा दिया है। उसके बाद फिर डॉक्टर मुदस्सिर ने स्क्लेरोडर्मा बिल्कुल ठीक दिया है। फिर डॉक्टर महविश ने स्क्लेरोडर्मा दिया है। फिर आसमा खान ने दिया है। और फिर मोहम्मद अली ने भी दिया है बिल्कुल सही। और बस बाकी किसी ने भी नहीं दिया। तो आप ये देखें कि नहीं, एक ये भी है, डॉक्टर मैमूना ने भी दिया है। बाकी तो किसी ने भी नहीं दिया। तो अब मसला ये है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो आपके ये वाले केसेस हैं ना, इसको आप लोग ये देखें कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट्स हैं ये, कि इसमें आपके पास एक भी जो है वो मतलब गलत होने की गुंजाइश नहीं थी। कि ये तो बिल्कुल एक टिपिकल स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट है, जो कि आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। और उसमें जो आपकी कंट्रास्ट स्टडीज है उनमें लगते ही यही तीन चार केसेस ही हैं, स्क्लेरोडर्मा लग जाएगा या उससे मिलता जुलता कोई और केस इसी किस्म का लग जाएगा। तो इसमें आपने इसको देखना था। अच्छा, ये भी इतना कोई वो क्या कहते हैं मुश्किल केस नहीं था। इसमें क्या था कि जो जहाँ पे आपका ये जो नॉर्मल इसका जहाँ पे गैस्ट्रिक कार्डिया था, वहाँ पे यानी कि जहाँ पे ये एंटर करता है, यहाँ पे सारे का सारा एक ये इरेगुलर सा लीजन पड़ा हुआ था। और वो इसमें भी आपको नजर आ रहा था, और आपको इसमें भी नजर आ रहा था, यहाँ पड़ा हुआ ये लीजन एक, जो कि जिसके साथ मार्जिन पे सारे के सारे ये फिलिंग डिफेक्ट सा नजर आ रहे थे आपको। तो ये बेसिकली कोई खास चीज नहीं थी, सिवाय इसके कि इसमें यहाँ पे जहाँ पे गैस्ट्रोसोफेजिक जंक्शन आ रहा था, तो वहाँ पे आपको एक अजीब सी
एक म्यूकॉइड सा रीजन था जिसके अंदर अंदर जहाँ पे कंट्रास्ट उसकी एंडिंग्स में फंसा, तो वो आपको कंट्रास्ट थोड़ा सा आउटलाइन हो रहा था। तो इसमें सिंपल ये चीज़ थी किस चीज़ की, कि इसमें आपका एक गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा था। और यहाँ पे आपने ये सिर्फ मेंशन करना था कि जी जो यहाँ पे ट्यूमर पड़ा हुआ है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, जहाँ पे ये जो जो जहाँ पे आगे ओपन कर रहा है इसके बिल्कुल साथ ही ये ट्यूमर था। तो अब इसको देखते हैं, इसको मेरा ख्याल है आप लोगों में से मिलिग्नेंट नैरोइंग ठीक है एक, और मेजोरिटी लोगों ने ना इसको नहीं किया पिक सही, क्योंकि इसमें बड़ा टिपिकल सा एक ही लीजन था ये जो पड़ा हुआ है इतना बड़ा सारा, जहाँ पे ये रेगुलरिटी सारी की सारी आ रही थी। और उसके अलावा यहाँ पे भी ये लीजन नजर आ रहा था। इसको मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिम ये जो है जिस तरह की ये आपको इरेगुलरिटी है, ये आपको फौरन जो है वो आपको क्या कहते हैं उसको अलर्ट होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है मतलब। और अगर ये चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको पता लगता है कि और भी उन्होंने इसी का लूप दिखाया हुआ है और इसके अंदर भी ये सारी की सारी इरेगुलरिटीज आ रही है। तो ये मोस्ट लाइकली जो था पेशेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का था, और जिसमें जो था मैस इन गास्ट्रिक कार्डिया, यानी ऊपर वाले पार्ट में सारे का सारा एक मैस पड़ा हुआ है जिसके साथ ये सारी रेगुलरिटी आ रही है। तो इस वजह से जो था इसके अंदर बाकी इसमें मेरे ख्याल सिर्फ एक बंदे ने ठीक लिखा है, नहीं दो, हाँ यानी कि एक डॉक्टर जारा ने लिखा है और मेग्नेंट नर्विंग एट गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन लिख दिया है। लेकिन चलो मतलब उसमें ये था कि मतलब लेकिन वो भी तो इतना 100% करेक्ट नहीं है कि ये बेसिकली गैस्ट्रिक कार्डिया की थी जो मेलिग्नेंसी थी। और फिर एक और था कोई जिसने लिखा था, नहीं और कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये देखें, अब ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड गैस था जो आप लोगों से मिस हो गया मेजोरिटी से। अच्छा जी, अब ये एक पेशेंट और था। अब इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि इसमें जो इसका सिंपल, एक मिनट है, मैं बाकी सारे इमेजेस बंद कर दूं ताकि ये इमेज हम देख सकें जरा सही तरह। ये देखें, ये इसका एपी था, ठीक है, जिसमें आपको एक मतलब मीडियस्टाइनल सॉर्ट ऑफ वाइडनिंग सी नजर आ रही थी। उसके बाद फिर उसमें आपके पास ये इसका प्लेन लेटरल व्यू था जिसमें एयर फ्लूइड लेवल नजर आ रहा था। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ क्या नजर आ रही थी कि जो नेजो एनजी ट्यूब है वो यहाँ से इसके ऊपर के साथ ही क्रॉस करती हुई नीचे चली गई है, उसने इसको तंग नहीं किया। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद इसका मतलब था कि अब एक और फिर आपको इमेज दिखाया गया था जो ये कंट्रास्ट स्टडी का था। उसमें क्या हो रहा था कि ये जो कंट्रास्ट है जाहिर बात है इसमें एनजी ट्यूब के थ्रू ही दिया गया होगा, और एनजी ट्यूब के थ्रू जो कंट्रास्ट दिया गया तो कंट्रास्ट इधर गया। ये जो पार्ट था ये स्टमक का कौन सा पार्ट था, प्रॉक्सिमल पार्ट था, यानी कि ये प्रॉक्सिमल स्टमक है। फिर ये डिस्टल स्टमक है जो कि उलट के ऊपर की तरफ चला गया, मतलब यानी कि स्टमक ऐसा था, ये देख लें आप इसको इस तरीके से था, यानी कि ये इसका ऊपर वाला पार्ट था गैस्ट्रिक का और ये नीचे वाला पार्ट था। तो अब क्या हुआ है कि ये जो ये वाला जो पार्ट था ये इस तरह ऊपर आया पड़ा है इस वक्त, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रोटेशन है वो इस तरह हुई है, उसकी रोटेशन ऐसे नहीं हुई। अगर रोटेशन स्टमक के अलोंग इस तरह मूव करती तो फिर वो कौन सी होती है, ऑर्गेनो एक्सियल। और अगर स्टमक की मूवमेंट यानी कि मिजेंट्री इस तरह जा रही है और मिजेंट्री के लॉन्ग मूव की है तो फिर क्या होती है, ये होती है फिर मिजेंट्रो एक्सियल, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि इसकी स्टमक की मूवमेंट कैसी थी, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो डिस्टल जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन जो डिस्टल पार्ट है वो उससे ऊपर निकल गया है, मतलब वो ऊपर की तरफ आया पड़ा है यूं, यानी कि ये वाला पार्ट जो नीचे होना चाहिए था ये पार्ट इस तरह ऊपर चला गया। तो ये जो अगर आपका इस तरह मूव कर जाए ऊपर, जो ऑर्गेनो एक्सियल होता है वो याद रखें हमेशा वो इसके उस स्ट्रक्चर ने ट्विस्ट करना है, और इसमें क्या होना है, इसमें ये ऊपर की तरफ आ जाता है। तो अब ये जो ऊपर की तरफ घूम के पहुंचा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको मिजेंड्रो एक्सियल गैस्ट्रिक वॉल्वुलस कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आगे फर्दर सारे का सारा जो है आपको उसमें नजर आता है। और इसमें ये सिंपल जो केस था वो मेसेंट्रो एक्सियल वॉल्वुलस का था, जिसमें ये फिर आगे फर्दर इन्होंने मजीद दिखाया गया था कि यहाँ से कंट्रास्ट दे रही है, ऊपर को आ रहा है, फिर ऊपर आके वो फंसा पड़ा है और फिर बड़ी मुश्किल से वो वापस नीचे जा रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक इमेज आपके काम का था वो ये वाला था, जिसमें अगर आप सिर्फ इस इमेज पे फोकस करते तो आपको ये ट्यूब बिल्कुल सही जाती नजर आ रही थी, और उसके बाद फिर ये आगे इस तरह ऊपर की तरफ ट्विस्ट करके सारे का सारा स्टमक ऊपर की तरफ निकल गया था। और ये हम बस इसमें सिर्फ अगर आप लोग ये याद रख लें, क्योंकि उधर आपके पास ना इतना कॉन्शियस लेवल नहीं होता आपका कि आप बहुत ज्यादा कोई थॉट प्रोसेस कर सके। आप इसको सिर्फ ये याद रखें कि अगर स्टमक का डिस्टल पार्ट उसके प्रॉक्सिमल पार्ट से ऊपर चला गया हुआ है, ठीक है,
इन्हें स्विच करके, तो इसका मतलब ये है कि अब ये मिजेंट्रो एक्सियल है, ये ऑर्गेनो एक्सियल नहीं है। ऑर्गेनो एक्सियल होता है ना तो ये यहीं पे लुटक पुटक के यहीं पे पड़ा होता है, लेकिन ये तो उलट पुलट के ऊपर को निकला हुआ है, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ आपने याद रखना है, क्योंकि उसकी वजह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों में से ऑलमोस्ट सारों ने ऑर्गेनो एक्सियल दिया हुआ है। स्वाय मैं आपको कहता हूँ किस किस ने। एक जो है वो डॉक्टर जारा ने इसको मिजेंट्रो एक्सियल दिया हुआ है, और डिफरेंशियल में उन्होंने भी ऑर्गेनो एक्सियल डाला हुआ है। लेकिन जब आप मिजेंट्रो एक्सियल दे दिया, बस आप कॉन्फिडेंट हो गए ये मिजेंट्रो एक्सियल है। उसके बाद जो है फिर बाकी जो है वो वॉल्वुलस जिसने लिखा है ना उसको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वॉल्वुलस आप लिखने की सूरत में जो है ना वो, क्योंकि वो आपको सिर्फ वॉल्वुलस नहीं सुनना चाह रहे, वो आपसे बकायदा प्रॉपर नाम सुनना चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर आप बता सकते हैं कि नहीं। इसलिए इसमें एक दो लोगों ने गैस्ट्रिक वॉल्वुलस लिखा है, तो उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। और फिर एक नीचे था शायद, हाँ ये फिर है कासिम खान, उन्होंने लिख दिया मेजेंट्रो एक्सियल वॉल्वुलस, तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किया, इसमें कुछ भी नहीं था। क्या था, ये ट्यूब आई नीचे, ये वाला पार्ट जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो नीचे पड़ा हुआ है, और जो असल में ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए था, यहाँ पे नीचे ये जो जगह है, और ये उलट के ऊपर गया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मिजेंट्री के लॉन्ग ये ट्विस्ट किया है ना। और अगर ये ऑर्गेनो एक्सियल होता है तो फिर ये यूं की बजाय सिर्फ यूं होना था, इसने ऊपर की तरफ नहीं आना था। ये जब ऊपर की तरफ यूं स्विच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर आपने ये मेजेंट्रो एक्सियल में लेके आना है। और इस इमेज को मेरा मशवरा ये है कि जरूर देखें, क्योंकि इस तरह के इमेजेस एग्जाम के टिपिकल जो है मेन स्टे इमेजेस हैं। हॉरिजॉन्टल इतना वो टिपिकल वर्ड्स नहीं याद करने, इमेजेस याद करने हैं। उसमें यूं देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर जैसे चला जाए, आप इसका इमेज इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, लेकिन आपने उसको नहीं याद रखना। ये जो ऊपर चला गया तो बस मेजेंट्रो एक्सियल खत्म। उसके बाद तो इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं ना, ऑर्गेनो एक्सियल में तो ऊपर जा ही नहीं सकता। ऑर्गेनो एक्सियल में तो उसने इस तरह स्विच करना है, उसमें तो वो मूव कर ही नहीं सकता। अच्छा जी। अब हाँ, ये एक पेशेंट था जो मेरा ख्याल है कि किसी एक ने भी शायद ठीक नहीं किया हो, तो देख लेते जरा। अब इसमें फाइंडिंग्स देखिए सबसे पहले, ये देखें जी। ये डायलेटेड बाउल लूप्स पड़ी हैं, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप साथ मजीद देखते हैं, तो उसमें इसके अंदर ही आपको यहाँ पे भी ये जो पूरे का पूरा एरिया नजर आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको एयर नजर आ रही है, जो कि पेरिफेरी तक जा रही है, ठीक है, यानी एंड तक आपको ऑलमोस्ट जाती नजर आ रही है सारी की सारी एयर। इसका मतलब पहले चीज क्या थी आपको, कि जो आपका एक्सेसिवली डिस्टेंडेड बाउल लूप्स, ठीक है, विद एयर, या डेड स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने आपको दो इमेजेस और दिए। उसमें इमेजेस में से एक इमेज ये था, और मैं एक मिनट पहले आपको ये वाला इमेज दिखाता हूँ। इसमें क्या फाइंडिंग थी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो थी वो इस इमेज के अंदर यहाँ पे थी। ये देखें, इसमें कभी भी जो ये बाउल कंटेंट होता है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, हाँ ये देखें यहाँ पे, ये इस एयर, यहाँ पे भी ये वही लूप जा रहा है ना, ये वाला जो लूप आ रहा है, इसके नीचे से भी एयर जा रही है, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये जो इसमें बाउल वॉल है, ये कंटेंट पड़ा हुआ है, और इस एयर इसके नीचे है। अगर जो बाउल कंटेंट के नीचे एयर इस तरह जा रही हो लीनियर सेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एयर वॉल के अंदर है। क्योंकि अगर वो वॉल से बाहर होती तो फिर तो वो एंटी डिपेंडेंट यानी ऊपर वाले पार्ट में आ जानी चाहिए थी, जैसे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो ये वाली एयर नीचे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकली किसी चीज में फिक्स्ड है एयर। इसलिए इस बाउल लूप के अंदर क्या था कि इसमें ये एयर इसके नीचे से वॉल के अंदर फिक्स हुई पड़ी थी। तो इसका मतलब ये था कि अब पहला जो फाइंडिंग थी वो यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, अब रेट्रोग्रेड जाके, तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ यहाँ पे जो एयर्स है ना वो वॉल के अंदर भी थोड़ी 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 आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब उसमें क्या था आपका कि पोर्टल वीनस गैस प्रेजेंट थी, डायलेटेड कॉलन था, एक्सटेंसिव स्मॉल बॉल गैस थी। उसके बाद फिर क्या था, नॉन कंट्रास्ट जो सीटी थी, उसमें आपको लिखा हुआ था कि जी पोर्शन और फ्लोटिंग बॉल कंटेंट्स और एयर फ्लूइड लेवल इंडिकेट्स न्यूमाटोसिस कोलाई, ठीक है। अच्छा, नेटिव किडनीज आर जो है वो, इसमें खैर पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी भी पड़ी हुई थी यहाँ पे कहीं लेफ्ट साइड पे, शायद ये पड़ी हुई है ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर एक इंसिडेंटल फाइंडिंग थी कि ये क्योंकि इसकी अपनी जो किडनी थी वो खत्म हुई हुई थी, और इसके साथ ये पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी एक लेफ्ट साइड पे नीचे यहाँ पे आके, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से पड़ी हुई, एक सेकेंड, ये देखें ये पड़ी हुई थी किडनी एक,
अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जो था इसमें ये, अब इसके अंदर जो इसमें इस तरह की फाइंडिंग अगर आपको आ जाए, तो फिर वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस के अंदर जो है वो पिक्चर फिट हो जाएगी कि जो इसका नेक्रोसिस हो रहा है बाउल का, और उसके साथ जो है ना फिर साथ एयर वहां से लीक करके जो है वो न्यूमेटोसिस को लाए के साथ वो जाके उसके अंदर सारी की सारी एयर जा रही है। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपका ये सारे का सारा यानी कि दोनों फाइंडिंग्स थी कि वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की तरफ जो है वो पेशेंट इसमें जा रहा था। तो अब इसमें अच्छा, अब उसके बाद अब आपके पास इसमें कहाँ पे लेड लाइट वो पाइप है पेरेंट्स, ये तो बाउल है ना आपका, इसमें आपका कंट्रास्ट की स्टडी तो हुई नहीं हुई आपकी, जो वो है जो लेड बाइप पेरेंट्स है वो तो उसमें। जी इसमें यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भी आपका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, और वो सिर्फ पीडियाट्रिक, मेजॉरिटी पीडियाट्रिक एज ग्रुप का है, उसमें एक्सक्लूसिवली कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर भी वर्ड यूज होता है, और ये मतलब एक रिलायबल रिसोर्स से लिया हुआ है कि तो इसलिए ये आपको इसमें नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, या अगर आपने उसमें बचना है बहुत ज़्यादा आप करना है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस आप यूज नहीं करना चाह रहे, तो फिर न्यूमेटोसिस, वो न्यूमेटोसिस को लाए विद न्यूमोबिल यानी कि न्यूमोबिलिया, नहीं सॉरी न्यूमोबिलिया नहीं, गैस इन पोर्टल में, ये आप लिख देते तो चलो तब भी आपकी जो है ना इसमें बचत हो जानी थी। अगर ये भी लिखा, मैं देखता हूँ अभी किस किसने लिखा, मेसेंटेरिक इस्कीमिया नहीं है। मेसेंटेरिक इस्कीमिया इसलिए नहीं है कि उसकी रीज़न ये थी कि ये किसी भी उसमें आपकी उसमें फिट इन नहीं हो रहा था जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उसमें आगे उसमें लिखा है पोर्टल गैस बॉल गैस जनरल इंडिकेटिव ऑफ ग्रेव सिचुएशन। अच्छा, it does not fit a vascular territory or a vascular watershed area, reducing the likelihood of mesenteric ischemia as this primary event, ठीक है, तो इसलिए ये लेस लाइकली था, और वो जो है बाकी भी फीचर्स इसमें आ, आ सकते हैं, ठीक है जी। abdominal वॉल मसल में कौन सी चीज़ है जी? abdominal वॉल मसल में तो हाइपोटेंस कोई खास चीज़ नहीं लग रही, मैं देख लेता हूँ दोबारा एक बार। ये सिंपल फैट और इन्फिल्ट्रेशन है मेरे ख्याल से, पोस्ट सर्जिकल चीजें हैं ये, जहाँ से ना वो किडनी ट्रांसप्लांटेड पड़ी हुई है ना, तो ये तो ट्रांसप्लांटेशन की साइट होगी ना, ये जो जहाँ पे जो ये हाइपरडेंस एरियाज आ रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ना ये तो ट्रांसप्लांट साइट है ना, और ये पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी में ये हुआ है प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद न्यूमोपेरिटोनियम नहीं था बिल्कुल भी, इसमें कहीं पे भी फ्री एयर नहीं थी पहली बात। दूसरा ये है कि अगर टॉक्सिक मेगा कॉलन विद परफोरेशन होती तो फ्री एयर नजर आनी चाहिए थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीचर ये था कि इसके अंदर फ्री एयर किसी भी जगह नहीं थी। इस्कीमिक कोलाइटिस में भी नहीं था, क्योंकि इस्कीमिक कोलाइटिस में जो है ना वो भी इस्कीमिक की टेरिटरी को फॉलो करना होता है उसने, वो नॉन इस्कीमिक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आती। उसके अलावा स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरनल हर्निया, ऐसा भी कुछ नहीं था। इस्कीमिक कोलाइटिस नहीं था, मेसेंटेरिक इस्कीमिया नहीं था, और सिग्मोइड वल्वुलस भी नहीं था। हाँ ये है, डॉक्टर सुदैन ने लिखा हुआ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन विद न्यूमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस, इंटेस्टाइनलिस एंड पोर्टल वीनस गैस, ये फिर भी बेहतर है कि चलें, मतलब आपने उसको उस लेवल तक तो आगे ना कि आपने इनकी बाउल वॉल की जो गैस थी उसको पिक कर लिया, और आपने गैस इन पोर्टल वेन को पिक कर लिया, ये भी असल में बहुत सारे लोगों ने ये भी नहीं पिक किया। और उसके अलावा और कौन था, बस यही थे सारे। तो इसलिए ये जो था, अगर अगर आप ये वर्ड ना भी यूज करते ना नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, इसलिए हम कहते हैं कि उसको हम पीडियाट्रिक के लिए ज्यादा वो कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, लेकिन स्टिल ये दो फाइंडिंग्स देनी, और फिर थर्ड ये कि ये ट्रांसप्लांट किडनी का पेशेंट था, तो फिर अगर आप दे देते तो फिर आप इसमें आ जाते हैं। रेगुलर साइन जो होता है ना वो हमेशा एक्सरे में होता है, इसमें रेगुलर साइन नहीं हो सकता ना, इसमें किस तरह रेगुलर साइन आएगा वो, हाँ एक्सरे में अगर आप कह रहे हैं मैं देखता हूँ, सॉरी, इसमें कहीं पे भी रेगुलर साइन तो नहीं है, आपको दूसरी साइड तो उसकी लूप का कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, देखे ना आपको अंदर वाली ये जो बाहर आपको एक लीनियर सी लुसेंसी सी नजर आ रही है ना जाती हुई, ये वो एयर है जो कि वॉल के अंदर है, ये देखें अब इसके साथ से ऊपर 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 एक एयर की पूरी लाइन गई हुई है, इसी तरह यहाँ गई हुई है, इस तरह ये है, लेकिन इसमें मैं इसकी थिकनेस अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसकी बाहर की थिकनेस बताएं कि कहाँ जाके वॉल खत्म हो रही है, आप नहीं बता सकते। अच्छा जी, तो ये एक आप लोगों ने, ये बड़ा सिग्निफिकेंट केस था जिसमें काफी सारे लोग जो है ना वो आ सकते थे। इसे अब एज तो हर जगह होती है, जहां जहां पे भी ये ब्रांचेस ब्रांचेस जा रही है ना उसमें। आल्सो लोड न्यूमोपोर्टालिस एंड न्यूमो इंटेस्टाइनालिस, ठीक है, अगर आपने लिखा मैं देखता हूँ आपका जाके, ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा न्यूमो पोर्टालिस में, ठीक है, इन्फेक्शियस कोलाइटिस लिखा हुआ है ना, तो एक मिनट है, जो डिस्टल लाइन लेफ्ट डायलेटेड रेगुलर रेगुलर साइन नहीं है भाई, लीनियर लाइन नहीं,
उसके बाद वॉल टेक्निक, अच्छा इसमें एयर इन वॉल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी लिखनी, तो लेकिन उसको खैर बहरहाल जिस जिसने लिखा है तो फिर ठीक है। एक कॉज क्या है इसमें, कॉज इसमें था पोस्ट ट्रांसप्लांट किडनी, कि जो किडनी थी ना उसके बाद फिर पोस्ट ट्रांसप्लांट जो होता है ना उसमें आपका ये कई दफ़ा इस तरह के पेशेंट जो होते हैं ना वो फेलियर्स वगैरह के साथ आते हैं, तो उसके साथ फिर ये प्रॉब्लम आती है। और ये एंटेरोकोकस की वजह से इन्फेक्शन था, जो जिसकी वजह से जो है ना ये इसमें इन्होंने तो ये लिखा हुआ है कि इन्फेक्टिव बाद में स्टार्ट निकला था। तो इन्फेक्टिव ठीक है, मतलब ये बस इसमें है, लेकिन वो इसमें जो मेन कॉज थी तो पोस्ट उसकी थी, और लेकिन इसमें जो उन्होंने कमेंट्स में लिखा हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है कि नो फ्रैंक नेक्रोटिक बाउल, और उसके बाद फिर लिखा है इंटेरोकोकस वाज ग्रॉन फ्रॉम सर्जिकल स्वैब्स एंड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम ब्लड कल्चर्स। तो ये इन्फेक्टिव था बेसिकली, तो अगर मैंने ये नहीं कहा तो फिर माजरत है उसके लिए। लेकिन आप लोगों में से भी इन्फेक्शियस किसने लिखा है? हाँ डॉक्टर आमना ने लिखा हुआ है इन्फेक्शियस कोलाइटिस। और किसने लिखा था? अगर किसने लिखा हुआ है तो वो ठीक है फिर भी, ठीक है। इन्फेक्शियस था कॉज इसके अंदर। अच्छा जी, उसमें क्या केस नंबर 10, ये टिपिकल फिर एक एक्लेजिया का पेशेंट था। इसमें भी कोई खास नहीं थी, बस सिंपल डायलेटेड इसोफेगस थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की, और आगे कोई कंट्रास्ट नहीं जा रहा था। तो इसके अंदर जो था ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक, फिर वही बात थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल एक्लेजिया का पेशेंट था। और ये इसीलिए आया था कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए, अगर आप लोग एक दफा एक्लेजिया पिक कर चुके हैं कि आप दोबारा भी एक्लेजिया पिक करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि एक, दो, तीन, चार, हाँ काफी लोगों ने कर लिया है। तो माशाल्लाह, कुछ ने सेकेंडरी एक्लेजिया लिखा है, लेकिन सेकेंडरी एक्लेजिया की कोई बात नहीं थी, कोई मैं बता रहा हूँ कि इरेगुलर नहीं था और इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जिन्होंने एक्लेजिया लिखा है वो बिल्कुल सही है उसमें, और माशाल्लाह वो सही है। तो ये सिंपल एक्लेजिया केस था, इसमें कोई खास चीज़ आपने नहीं देखनी थी। अच्छा जी, अब आता है अगला। ये भी ऐसा पेशेंट था जिसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी इसकी प्रॉब्लम को पिक कर सके हैं, क्योंकि ये थोड़ा ही टिपिकल था। मतलब मानते हैं इसमें इसमें अगर आप लोगों ने पिक कर लिया तो क्या कहते हैं, हाईली अप्रिशिएबल, लेकिन अगर नहीं भी किया तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें असल में जो चीज़ पिक करनी थी वो ये था, एक ये जो एक एयर का एयर फील्ड एयर स्पेस आ रही थी, लॉस ऑफ डिवॉइड ऑफ हॉस्टल पैटर्न, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी सारी एयर बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है, हर जगह सारी जगह एयर बेहतरीन पड़ी हुई है, स्वाय इस एक जगह के जो कि डिवॉइड ऑफ हॉस्टल पैटर्न था। और उसके बाद क्या हो रहा था कि जब हमने इसको पोस्ट कंट्रास्ट किया तो ये पूरे का पूरा फिल कर गया, फिर डिवॉइड ऑफ हॉस्टल पैटर्न नहीं रहा। तो इसका मतलब ये था कि ये एक एयर फील्ड एरिया था जो कि बाउल के साथ कम्युनिकेशन में था, क्योंकि अगर वो बाउल के साथ कम्युनिकेशन में ना होता तो कभी भी उसमें कंट्रास्ट या बेरियम को फिल इन नहीं करना था। ठीक है। तो असल में अब आपके पास जो इसमें वो थी, इसमें ये जाइंट्स मैकल डायवर्टिकुलम था, यानी कि क्योंकि राइट आलिक फोसा के अंदर था, और जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है वो भी राइट आलिक फोसा में था, तो आपको एक, लेकिन अगर किसी ने ये सिस्टिक एरिया या एयर फील्ड एरिया पिक कर लिया है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि क्या क्या पिक किया गया है। हाँ डायलेटेड कंट्रास्ट फिल असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन नहीं थी ये इसमें एक पिक जो करना था ना वो यही चीज थी कि ये जो जो ये सिस्टिक एरिया है ये लार्ज बाउल के साथ इन कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि जो लार्ज बाउल है वो भी फिल इन नहीं हुई थी, ये उससे पहले फिल कर गया है। और क्योंकि ये जाहिर बात आपको पता है कि जो मैकल डायवर्टिकुलम होता है वो डिस्टल आइलियम के साथ कम्युनिकेशन में होता है, और वो 2 फीट वाला जो सारा सा होता है वो उसमें होता है। तो ये चूंकि इसमें ये उससे उससे पहले था तो ये उससे फिल हो गया। और दूसरा ये कि जो सेंडिंग कॉलन होती है वो हमेशा हॉस्टल पैटर्न देती है, क्योंकि उसमें तो हॉस्टल आने चाहिए ना। आपने देखा था इतनी दफा जब भी आप ये बेरियम करते हैं तो कभी भी ए हॉस्टल पैटर्न अगर आ जाए तो वो तो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इसमें दूसरा, एक ने सिलिक लिखा, सिलिक नहीं था। मेल रोटेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं था इसमें, क्योंकि मेल रोटेशन के लिए क्या करते होते हैं, मेल रोटेशन के लिए हमेशा प्रॉक्सिमल स्टडी होती है, उसमें इतना डिस्टली कंट्रास्ट को ये राइट साइड तक नहीं पहुंचने दिया जाता, क्योंकि वो तो हमने शुरू में देखना है। सिलिक नहीं था, मेल रोटेशन नहीं थी, वेक्टरल नॉर्मली नहीं थी। तो ये था इसका अंदर कि इसमें सिंपल सिंपल ये एक, ये आपको इसलिए सिर्फ लगाया गया था कि क्या आप आम बाउल में, और अगर कोई सिस्टिक यानी कि ये जो एयरफील्ड कैविटी इसके साथ कम्युनिकेट कर रही है तो क्या आप उनके डिफरेंशियल्स को जानते हैं। पहला डिफरेंशियल उसमें आ गया कि डाइवर्टिकुलम, जिसमें मैक्रो डाइवर्टिकुलम वो होगा, एक अभी और आगे आएगा। ठीक है जी, तो ये था आपका 11वां नंबर केस। ये भी आप लोगों में से
मेजॉरिटी ने पिक नहीं किया था। और ये फिर अगला एक पेशेंट था, इसमें भी आप लोगों के काफ़ी सारे, लेकिन उन्होंने टर्मिनल आइलियम को ही फोकस में रखा हुआ था। और जब भी टर्मिनल आइलियम आए तो हमारे पास जो मेन डिफरेंशियल दो हाथ आते हैं, वो एक टीबी होता है और एक क्रोन्स होता है। आपको एग्जाम में दिखाएं, आपको आम हम दिखाएं, कहीं भी दिखाया जाए, नॉर्मली टर्मिनल आइलियम का मतलब ये होता है कि अगर वो फोकस कर रहे हैं तो आपने दो ही चीज़ों के दरमियान आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिफ्रेंशिएट करना होता है, दैट इज वन इज क्रोन्स, अदर इज गोइंग टू बी दी टीबी। तो अब इसमें जो केस नंबर ये था, इसमें ये था कि एबनॉर्मल डायलिटेशन थी टर्मिनल आईवीएम की, जो कि यहाँ पे आपको बड़ी क्लियर कट नजर आ रही थी। ये वाला सारा एरिया, ये क्योंकि ये आप देखे किस तरह आगे ये वाले यहाँ से बाउल आई, और ये बाइल बाउल पूरी की पूरी डायलेट हुई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये जो एलियोसिकल जंक्शन है उस तक आके फिर ये यहाँ से फिर ये सीकम का एरिया पड़ा हुआ है, और ये डिस्टल आईएम का एरिया है जो, और ये जो ये रिंग है, जो कंप्रेशन रिंग है, ये उस जगह पे लगाई गई है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसमें उसके बाद देखा गया है, और फिर जो स्पॉट फिल्म थी उसमें आपको जो छोटे छोटे नोडुलर एरिया सारे के सारे ये जो नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ग्रेनी ग्रेनी से छोटे छोटे एरियाज आ रहे हैं, जिसको आप नॉर्मली एपिथॉइड अल्सर्स या जो रोस्थॉन अल्सर्स जो होते हैं उस तरह के ये होते हैं बने हुए, सारे के सारे जो एरियाज बने हुए। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी इसकी डिस्टल आइलियम में, तो ये फिर वही क्रोन्स डिजीज का ही पेशेंट था। और अब तो चूंकि हमारे पास इसकी काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको कर लेते हैं, तो अब ये आपको सिंपल जो इसके एप्टॉइड अल्सर्स और ये रोस्टॉन अल्सर्स और छोटे मोटे जो फिलिंग डिफेक्ट्स आते हैं इसके साथ, उसकी एक पिक्चर है, तो ये आप लोगों ने इसमें याद कर लेनी है। जो ये जूम वाला इमेज होता था ना, ये होता है कि इसके ऊपर ना एक फोकसिंग कप होता है। जो फोकसिंग कप होता है ना, वो बेसिकली आपने अगर खुद ऑपरेट किया हो इसको, जो मशीन है इसकी फ्लोरो की, तो उसमें फोकस कप होता है जो आप बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं। और वो फोकस कप, जिस तरह पेशेंट ये लेटा हुआ है ना, वो मैं पूरी पेट में कहीं भी लेके जा सकता हूँ। वो जहाँ पे लेके जाऊंगा ना, वहां पे जाके फोकस कप लगा के मैं प्रेस करूंगा बटन, तो वो आहिस्ता 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 पेट के अंदर जाना शुरू हो जाता है, यानी कि उसको यूं प्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेस करने से क्या होता है कि जो बाउल लूप्स होती है ना, जो उसके ऊपर पड़ी होती हैं, जिस तरह ये एरिया लीजन का इंटरेस्टेड है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके ऊपर ही सारे बाउल लूप्स हैं, तो जब हम फोकस कप उसके ऊपर ला के लगाते हैं तो वो आहिस्ता 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 यूं कंप्रेशन देता हुआ नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आता है तो उससे क्या होगा कि वो ऊपर वाली बाउल लूप्स को सारों को रिप्लेस कर देता है, और वो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना हमारा, हम उसको सामने फोकस करके ले आते हैं। और इसका जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे टच किया होता है, तो ये इस तरह की रिंग्स आपको नजर आ रही होती हैं, जो उसके अंदर बिल्ट इन होती हैं, दिखाने के लिए कि हमने जो कंप्रेशन का पॉइंट है वो ये है हमारा, इसका सेंटर, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे हमने कंप्रेशन अप्लाई किया हुआ है। तो ये बेसिकली फोकस्ड कंप्रेस्ड व्यू है, यानी कि हमने जूम करके पहले हमने उस जगह पे कंप्रेशन लगाया बाउल लूप्स को अलग अलग करने के लिए, तो वहां पे कंप्रेशन लगा के फिर हमने इमेज लिया, तो फिर उसने वो वाली जो है जगह हमें आगे दिखाई है। तो ये बेसिकली वो आपका फोकस्ड कप व्यू है, या जिस तरह भी आप इसको टर्म कर लें, लेकिन इसका मकसद यही है। और ये देखें, ये भी इसमें भी वही लगा है फोकस्ड कप, इसमें आपको ये सारे के सारे फेलिंग डिफेक्ट्स और ये सारे आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्रोन्स का था। और इसमें कुछ लोगों ने मैकल्स लिखा है, और आईबीडी, मैकल्स, टीबी, मैकल्स, क्रोन्स किसी ने नहीं लिखा। तो अगर किसी ने लिखा तो बता दे, मैं देख लेता हूँ, लेकिन लिखा नहीं है किसी ने। तो ये भी सिंपल आपका फोकस दो व्यूज थे, क्रोन्स के, डिस्टल आइलियम के, और एक आपका जो था वो नॉन फोकस था। मतलब ये पहले इमेज होगा, उसके बाद हमने जब कंप्रेशन लगाया तो यहाँ से कंट्रास्ट भी हट गया, और वो जगह जो थी वो ज़रा क्लियर हो गई। और वो जब हमने इसको कंप्रेशन कप लगाया, तो कंप्रेशन कप के बाद फिर वो, और कंप्रेशन कप जो होता है वो मशीन के साथ फिक्स्ड होता है। मतलब ये नहीं होता कि हम कोई स्किन पे अटैच करते हैं, वो पूरी की पूरी यानी कि इक्विपमेंट होता है जो आगे उसको साथ लग जाता है। फिर जैसे जैसे हम उसको प्रेशर देते हैं, आहिस्ता 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 नीचे जाना शुरू हो जाता है, और वो पेशेंट के एब्डोमेन पे प्रेशर डाल के रखता है। अच्छा जी। उससे अगला जो पेशेंट था वो आपका था, अच्छा हाँ, ये इसमें मैं वो कहूँगा, इसमें जो मेन फाइंडिंग थी ना वो सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या फाइंडिंग्स थी, लेकिन इतने सेपरेट कभी भी जो है वो बाउल लूप्स नहीं पड़े होते हैं। आपने अभी तक देखिए, इतने सारे इमेजेस देखे हैं, अभी मैं इससे पिछला इमेज आपको दिखाता हूँ साथ, ये देखें ऐसे पड़े होते हैं सारे, ऊपर नीचे यूं यूं साथ पड़े होते हैं। और जबकि ये जो पेशेंट है इसमें क्या था, आपको देखते ही पहले चीज क्या पता लगनी चाहिए थी कि एक बाउल लूप यहाँ पड़ा है, एक फिर यहाँ पड़ा है, एक फिर यहाँ पड़ा है, और एक यहाँ पड़ा हुआ है। ये कोई नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इस बाउल लूप की वॉल ऑलमोस्ट इसके मिड तक है,
और फिर इस बाउल लूप की वॉल ऑलमोस्ट इसके मिड तक है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी वॉल इतनी इतनी सूजी हुई है, जिसकी वजह से ये यहाँ और यहाँ पे आए बने हैं। और क्योंकि इनके दरमियान का जो एरिया बाउल वॉल है वो तो हमें नजर नहीं आएगी ना, वो तो कंट्रास्ट उसमें तो नहीं जाता ना वॉल में। तो इसलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी इसकी वाइड सेपरेशन ऑफ बाउल लूप्स थी, कि हर बाउल लूप अलग 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 हुई पड़ी थी। और इसकी रीजन क्या थी कि इसकी वॉल के अंदर एक्सटेंसिव एडिमा था, और एक्सटेंसिव एडिमा ने इनको बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर दिया हुआ था। उसके बाद इसमें क्या फाइंडिंग्स थी, अभी हम सिर्फ फाइंडिंग्स देख रहे हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें था मल्टीपल लूप ऑफ बॉल दैट आर एबनॉर्मली सेपरेटेड, ठीक है, इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव बाउल वॉल एडीमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या था कि जो प्रिडोमिनेंटली पैटर्न, ठीक है, ऑफ स्ट्रेट स्मॉल बाउल फोल्ड्स, ठीक है, विद इंटरमिक्स विद मल्टीफोकल कंसेंट्रिक सब म्यूकोजल फीलिंग डिफेक्ट्स। वही जो टिपिकल एक मतलब अडीमा विद सब म्यूकोजल नोडुलैरिटी, ये इसका पैटर्न था। और इसके अंदर आपको ये देखिए यहाँ पे ये जो छोटे 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 एरियाज थे ना, ये सारे के सारे, यानी कि आप ये समझ लें कि स्मॉल स्मॉल पॉलिप्स बने हुए थे, जिसके ये सारे जिन्होंने ना फिलिंग डिफेक्ट्स दिए हुए थे। इसका मतलब ये था कि जो आपका इसमें डिफरेंशियल या आपका वर्कआउट था वो क्या था, कि एक्सटेंसिवली एडिमेटस बाउल लूप्स विद स्मॉल नोडुलर पैटर्न। इसमें अब उसके डिफरेंशियल आप कुछ भी दे देते। ऐसे में तो ये हॉन्च ऑनलाइन परपुरा का केस था, और क्योंकि इसकी हिस्ट्री में दिया हुआ था कि पाल्पेबल परपुरास थे, तो उसके अंदर भी आपको पता है कि हॉन्च ऑनलाइन परपुरा के अंदर जो है ना वो एक्सटेंसिव जो है वो उसकी म्यूकोजल और सब म्यूकोजल हेमरेजेस हो जाते हैं, क्योंकि उसका वेस्कुलाइटिस डेवलप होता है। और फिर जो हेमरेजेस होते हैं वो इतने ज्यादा डिस्टेंड कर देते हैं कि आपको बाउल लूप सारे सारे दूर दूर नजर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें वैसे लेकिन उसके अंदर जो स्मॉल बाउल में आपको इस्कीमिया के साथ डायलिटेशन हो जाती है, रेडिएशन के साथ हो जाती है, मोलिडोसिस के साथ हो जाती है, या और किसी भी रीजन से आपकी स्मॉल बाउल हेमरेज हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक हो, तो उनके साथ भी बाउल लूप्स जो है वो सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो टेक होम मैसेज है, ये जो फाइंडिंग आपकी क्रिटिकल थी पिक करने के लिए, वो इसके बाउल लूप्स की सेपरेशन थी। अब क्वेश्चन ये है कि जी बाउल लूप्स के दरमियान लिम्फ नोड भी हो सकते हैं। लिम्फ नोड इतने एक्सटेंसिव नहीं होते कि वो इतने हर बाउल लूप को लगातार उठा दे। इतने बाउल लूप्स को लगातार करने के लिए उनकी वॉल में कोई चीज होगी तो वो नजर आएंगे लगातार होते हुए। क्योंकि ये याद रखें कि जो हमें चीज नजर आ रही होती है इसका सिर्फ ल्यूमन होता है ना, इसकी बाउल वॉल तो हम नहीं देख सकते ना किसी भी तरह। तो ये मतलब ये है कि ये ल्यूमन जा रहा है, इसका ये ल्यूमन घूम रहा है। तो अगर ल्यूमन ही आए तो इसका मतलब इस ल्यूमन और इस ल्यूमन के दरमियान में ये जो सारे का सारा एरिया है सिर्फ बाउल की वॉल्स हैं जो पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, क्रॉन्स करता है, और क्रॉन्स की भी रीजन एक ही है। क्रॉन्स कोई दूसरी रीजन से तो नहीं करेगा, वो भी तो बॉल वॉल एडीमा होता है ना उसमें। तो उसके साथ भी जो है वो क्रॉन्स की बॉल वॉल एडीमा के साथ उसकी सेपरेशन होती है। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि फैटी प्रोलिफरेशन कर देता है कई जगह। अगर वो फैटी प्रोलिफरेशन करेगा तब भी बॉल वॉल सेपरेट हो सकते हैं, और वो भी एक फीचर है क्रॉन्स का, कि वो भी बॉल बॉल वॉल को सेपरेट करेगा। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज उसके फीचर को पिक करना है, कि आप इस फाइंडिंग्स को पिक कर सकते हैं कि नहीं। अब हमने ये देखना है कि आप लोगों में से कितनों ने इसकी फाइंडिंग्स को सही पिक किया है। थिकनिंग ऑफ बॉल लूप, जूजिनाइजेशन, नैरो एंड सेपरेटेड, लिम्फोमा। चलें लिम्फोमा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लिम्फोमा का केस आपने देखा है, इसमें लहदा एक पड़ा हुआ है पूरा। उसके बाद फिर क्रॉन्स तो नहीं, कम लेस लाइकली है बहुत। उसके बाद फिर आईबीएस भी नहीं है, सिलिक नहीं है, क्रॉन्स नहीं है, ट्यूबरकुलस लिम्फोमा नहीं है, मल्टीफोकल नहीं, क्रॉन्स भी नहीं, क्रॉन्स नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्रॉन्स इतनी सेपरेशन कभी भी नहीं करता। आप जितने मर्जी इमेजेस देख लें, ये तो बहुत ही ज्यादा जो है नहीं, इसके डिफरेंशियल में भी आप लेस लाइकली है। क्रॉन्स क्योंकि इतना देखें ना आप, ये इधर से क्रॉन स्टार्ट हुआ है और इधर तक क्रॉन्स ही चलता जा रहा है, इतना सारा क्रॉन्स तो नहीं होता ना। क्रॉन्स के सेगमेंट्स होते हैं ना जो मुख्तलिफ एरियाज में इन्वॉल्व हुए होते हैं। तो इसमें तो ये पूरी की पूरी बाउल लूप यहाँ से स्टार्ट हुई है, और सारे के सारे सेपरेट है। और फिर जो टिपिकल एरिया है गैस्ट्रो, वो जो है आपका आइल्यूसिकल जंक्शन, वो इतना इन्वॉल्व है नहीं इसके अंदर। तो इसलिए आप नहीं, बाकी भी डिफरेंशियल सोचें आप, ठीक है क्रॉन्स भी अगर सोच रहे हैं गुड, उसको डिफरेंशियल में डाल दें। लेकिन आप जो प्राइमरी है कि इतना एक्सटेंसिव एडीमा, जो स्कीमिया को सोचें, हॉर्नशॉइनल परफोरा, वेस्कुलाइटिस, बाउल हेमरेजेस, इनके ऊपर आपने ज्यादा सोचना है, ये याद रखें, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल बाउल हेमरेजेस हैं बस, जिन्होंने उनको बाउल लूप्स को क्योंकि वॉल में आए हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे को सेपरेट कर दिया बस। ये इमेज आपको आए, आप उसको वो देते हैं, आपको नहीं भी एग्जैक्ट आप पहुंच सकते, लेकिन वेस्कुलरिटीज या वेस्कुलाइटिस लीडिंग टू हेमरेजेस लीडिंग टू सेपरेशन ऑफ बाउल लूप्स, इस तरह भी आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे चलें। एक सेकंड। अच्छा जी, इसमें ये भी एक मजेदार केस था, और इसमें जो है मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या था।
इसमें सबसे पहले तो ये जो फाइंडिंग थी ना इसकी, आपको इसमें आपको काफी ये भी मजेदार फाइंडिंग इस तरह थी कि इसमें सारे का सारा जो ये जो बाउल लूप्स थे, आपको पता है कि ये इतने नॉर्मली जो फोल्ड थिकनिंग है वो सारी की सारी इसकी फोल्ड थिकनिंग हुई है जुजिनम का एरिया। और जुजिनम में आपको पता है कि फोल्ड साथ 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 चल रहे होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि वो फोल्ड थोड़े से सेपरेट 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 अलग 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 होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो था सर्कमफ्रेंशियल फोल्ड थिकनिंग थी। और थोड़ लेकिन जो बाउल लूप्स थे वो इतने डायलेटेड नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो था टर्मिनल आइलियम के अंदर तक जो वो फोल्ड्स थे वो जा रहे थे। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी ना इसमें, वो थी इसके सीटी स्कैन में। सीटी स्कैन में अगर आप लोगों ने इसको तसल्ली से देखा होगा, तो जाहिर बात है देखा ही होगा, तो उसमें आपको ना ये इसमें इस इमेज में आपको ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। यहाँ पे एक लीजन पड़ा हुआ था इस जगह पे, ये ठीक है। ये देखें आप, ये वेसल्स के नीचे पड़ा हुआ है, ये वेसल से ऊपर नहीं है, ये वेसल्स के नीचे है। और उसके साथ क्या हो रहा है कि ये रूट ऑफ मिसेंट्री के अंदर ये कैल्सिफाइड लीजन है। और उस लीजन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो उसके आसपास सारी की सारी जो है ना, ये इस अगले इमेजेस में आप देखें ना, तो ये स्ट्राइटेड से पैटर्न्स आ रहे हैं। वो इस इसमें लीजन पड़ा हुआ है, उसकी क्लम्पी कैल्सिफिकेशंस हैं। उसके साथ जो स्मॉल बाउल है वो सारे के सारा, अभी हमने जो पिछले इमेजेस में देखा, उनमें बाउल वॉल एडिमा आया हुआ है। ये सारे के सारे फीचर्स अगर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं या फाइंड कर लिए हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मोस्ट लाइकली जो है वो कौन सा लीजन है, वो कार्सिनोइड है। जिसके साथ कार्सिनोइड इंड्यूस्ड जो है वो क्या कहते हैं आपकी जो क्योंकि वो आपको पता है कि सिक्रीशंस दे रहा होता है कार्सिनोइड प्रॉपरली, उसकी जो HIA है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंटेरोक्रोमेटिन सेल्स होते हैं, और उसके अंदर जो वो सिक्रीशंस देता है, तो उसकी वजह से फिर ये चूंकि वो लीक करके पहले जो एडजेसेंट बाउल वॉल होती है उसमें जाती है, तो वहां पे उसके एडीमा करना शुरू कर देता है। तो इसमें जो दो फाइंडिंग्स थी, एक तो ये थी कि आपको म्यूकोजल थिकनिंग का पता लग जाता। और अगर आपको पता लग गया है कि जिस तरह ये नोडुलर थिकनिंग है, तो उसका मतलब है कोई कोई रीजन है जो इसकी वॉल के अंदर एडीमा प्रोड्यूस कर रही है और उसकी नोडुलर थिकनिंग कर रही है। तो उसमें रीजन जो थी वो सीटी में थी कि यहाँ पे कार्सिनोइड ट्यूमर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो सारी की सारी जो है वो नोडुलैरिटी और थिकनिंग आ रही थी। तो लेकिन अगर आप लोगों से वो कार्सिनोइड ट्यूमर नहीं भी पिक हुआ तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसकी म्यूकोजल की सही नोडुलैरिटी, थिकनिंग और उसकी उसमें फोल्ड थिकनिंग पे कमेंट कर दी है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल आप लोगों ने क्या दिए हैं, तो तब भी ये ठीक है, हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं है। थिकनिंग आप बेसिकली कार्सिनोइड नहीं पिक कर सकते, लेकिन आपको इसलिए जो दो स्टडी साथ दी गई थी ना, कि आपने उन दोनों को मिला के देखना था ना। अब इसमें सिर्फ बेरियम की तो स्टडी रिपोर्ट नहीं होनी थी। अच्छा जी, अब इसमें आप लोगों ने स्प्रू, अच्छा इसमें जिसने मतलब उसमें दे दिया ना कि थिकनिंग ऑफ जूजिनल एलियल बाउल लूप्स फाइन, मतलब इसमें मेन फाइंडिंग यही पिक करनी थी आपने, कि क्या बाउल लूप्स की जो थिकनिंग है, आपने इसके अंदर जो उसकी नॉडुलर थिकनिंग है वो आप लोगों ने पिक कर ली है, तो ये आप समझेंगे 4 से 5 नंबर तो आपको मिल जाएंगे इसी में, ठीक है। इसमें तो बस तो कोई नहीं है, अच्छा नहीं। हम्म, हाँ ये स्मूथ, लेकिन कुछ लोगों ने ये वैसे अच्छा दिया हुआ है कि जूजिनाइजेशन ऑफ एलियम या एलियम की जूजिनाइजेशन, लेकिन अगर आप इस पे भी देखते हैं ना, तो आपको ये पता लग जाता है, देखिए कितना एडिमा आया हुआ है इन बाउल लूप्स के अंदर। ये देखिए, इतना बॉल थिकनिंग तो नहीं होती ना, कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है ये बाउल वॉल जा रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये सारे के सारे, और यहाँ पे ये ट्यूमर पड़ा हुआ है। तो उसके आसपास जितने एरियाज है ना, उन सारों के अंदर ये देखिए, ये भी सारा, इसकी भी आपको यहाँ से बिल्कुल इवन के सीटी भी बड़े अच्छे फोल्ड नजर आ रहे हैं। प्लस इतना सारा इसके अंदर जो है वो साइटिस भी थी, मेरा ख्याल है। हाँ, इसमें साइटिस थी थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ नीचे आया हुआ फ्लूइड इधर भी, यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो था पेशेंट, ये आपका इसमें कार्सिनॉइड ट्यूमर का था, जिसकी वजह से वो कार्सिनॉइड सिंड्रोम की वजह से जो उसकी सारी प्रोडक्शंस होती है एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स की वजह से, तो उसकी वजह से जो है वो एडिमा वॉल का उसने किया हुआ था। ठीक है जी। नॉट, ये देखें आप, इसमें ये याद रखें, ये जो एरिया है ना, ये देखें, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता, नहीं तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे एरियाज है ना, ये आप नॉर्मल जुजिनल फोल्ड इतने मोटे मोटे तो नहीं होते ना, ये देखें ये साथ साथ चल रहे हैं यूं, ये तो बिल्कुल थिन लाइंस होती है, यू 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 साथ साथ जा रही होती है। अब अगर वो थिक होंगे तो क्या होंगे, कि जिस तरह ये लाइंस थिन थिन जा रही है ना, जो अंदर आ रही है आपके, तो वो क्या होगा, वो थिक हो जाएंगे। मतलब इसमें अगर आप ये देखें कि मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ, आप इस जगह को, इस इन इन 3 फोल्ड्स को इन फोल्ड्स के साथ कंपेयर करें, ये नॉर्मल फोल्ड का साइज है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ना ये देखिए, ये इस तरह बिल्कुल थिन 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 ऐसे जा रहे हैं अंदर, लेकिन उसके अगेंस्ट जब मैं इस एरिया में आता हूँ जहाँ पे कार्सिनॉइड पड़ा हुआ था,
तो वहां पे क्या हो रहा है कि ये जो डिप कर रहा है अंदर, यानी कि एक कंट्रास्ट फिल्ड लाइन और दूसरी कंट्रास्ट फिल्ड लाइन के अंदर इतना डिफरेंस आ गया। जबकि इसमें जो कंट्रास्ट फिल्ड लाइन देखें आप, तो लाइन बिल्कुल मेरे ख्याल से सुई जितना डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो इस लाइन में और इस लाइन के दरमियान में जो नॉन फिलिंग एरियाज हैं, वो सारे के सारे मोटे हुए पड़े हैं। ये सारा, ये देखिए, ये सारे का सारा एरिया। और उसके अगेंस्ट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि इस तरह हो कि बिल्कुल साथ 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 जो है ना, आपको कंट्रास्ट फिल्ड एरिया जो है वो साथ साथ नजर आ रहे हो। अब अगर एक ये कंट्रास्ट फिल्ड एरिया और एक ये कंट्रास्ट फिल्ड एरिया इस तरह नजर आ रहा है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह हो गया, ऐसा क्या मतलब है कि इसके अंदर ये वाला जो एरिया है, जो दो कंट्रास्ट फिल्ड के जो डिप्स हैं, उसके दरमियान के अगर एरिया मोटा हो गया है, तो वो क्या करेगा, उसको हम कहेंगे वॉल ये नोडुलर थिकनिंग। ये उसने उसे थिक हुआ है, तो उसने जो कंट्रास्ट फिल्ड एरियाज है उनको साइडों पे दूर दूर कर दिए। और यहाँ पे आप देखें ये दूर है इस जगह पे मिड में, और यहाँ ये बिल्कुल करीब लगे हुए हैं। तो ये होती है इसको आप, जिसको आप थिकनिंग बॉल, थिकनिंग का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला चलें जी आप। ये फिर देखें आप, इसमें ये सारे का सारा जो एरिया है, ये सारे का सारा थिकंड हुआ पड़ा है, ये देख रहे हैं आप। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ना यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये फिर बिल्कुल क्लीन आना चाहिए, एयर आनी चाहिए, जिस तरह एयर उसमें होती है, जो गैस्ट्रिक फंडस होता है। ये अगला पेशेंट है, ठीक है। अच्छा, उसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पूरे का पूरा वो क्या कहते हैं, वो लॉबुलेटेड से एरियाज हैं जिन्होंने कंट्रास्ट को फिर सेपरेट कर करके दूर दूर किया हुआ है सारे को। तो ये जो बेसिकली ये पेशेंट था, ये वही के इसमें हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस था, और उसके अंदर जो इसके थिकन गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल फोल्ड्स थे। और ड्यूडेनल फोल्ड्स के दिखने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस एरिया को देखें आप। एक मिनट में कोशिश करते हैं कि बड़ा कर दूं थोड़ा सा, एक सेकंड, ये देखें। अब नॉर्मली आप ड्यूडेनम में इस तरह एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो फिल एरियाज है ना, कि ये बिल्कुल जो फिलिंग एरियाज है ना, ये साथ 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 इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह चलते जाएंगे। अब अगर ये फिलिंग एरियाज एक इधर और फिर एक इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो दरमियान का एरिया था वो स्वेल हुआ है, और उसने जो थिकनिंग एरियाज उनको बढ़ा के इतना कर दिया। अब वो यहाँ पे हो रहा है, अगर आप इस जगह पे देखें ना, तो एक यहाँ पे आपको ये फिलिंग एरिया नजर आ रहा है, अंदर डिप होता है, उसका दूसरा यहाँ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे का सारे एरिया असल में तो ऐसे होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे छोटे 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 सारे अंदर जाने चाहिए थे, लेकिन उनमें से तो कोई अंदर जा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे, इसकी म्यूकोजल थिकनिंग है ड्यूडेनम की भी और इसी तरह स्टमक की भी। तो ये जो आपने इसमें एरियाज देखे हैं, ये सारे के सारे इसके ड्यूडेनल एरियाज की नोडुलैरिटी और थिकनिंग थी, और यहाँ पे भी ये सारी की सारी नोडुलैरिटी और थिकनिंग थी। और ये जो था, ये हाइपरट्रॉफिक क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस का पेशेंट था, और फिर विद अल्सर डिजीज साथ रखा हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो पेशेंट था, ये अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम देखें तो सही इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम था। इसमें जो पेंक्रियास था ना, ये जो सारा का सारा पेंक्रियाटिक एरिया आ रहा है, ये था, और इसके साथ छोटी 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 उसके पैरेंकाइमा में सिस्ट्स बनी हुई थी काफ़ी सारी, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या था कि अगर मैं आपको इस इमेज पे दिखाऊं, तो इसके साथ थोड़ी सी फैट स्ट्रैंडिंग्स भी आ रही थी, यानी कि बिल्कुल नीट नहीं था इसका साइड पेरिफेरल एरिया। और वो जो पेंक्रियास था उसके अंदर छोटी छोटी सिस्ट्स थी। गो के टिपिकल कैल्सिफिकेशन नहीं थी, लेकिन स्टिल हर जगह पे यहाँ पे आपको छोटी छोटी सिस्ट नजर आ रही थी, थोड़े से ट्रॉफिक एरियाज नजर आ रहे थे, और साथ थोड़ी सी आपको फैट स्टैंडिंग्स भी नजर आ रही थी। ये देखिए, यहाँ पे भी यहाँ हल्की हल्की सी कैल्सिफिकेशन, ये नॉन कंट्रास्टेड है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखें, ये पेंक्रियास के नीचे आपको सारे के सारे यहाँ पे जो है वो फैट स्टैंडिंग का एरिया नजर आ रहा था इसके साथ। तो ये बेसिकली कोई खास इतना नहीं था। अब यहाँ पे अब आपको इससे बेहतर इमेजेस नजर आ जाएंगे, लेकिन ये बेसिकली एक्यूट ऑन क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस का पेशेंट था। इसमें सूडोसिस्ट फॉर्मेशन एज सच आप अभी नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसमें टिपिकल सूडोसिस्ट के लिए कैप्सूल और बहुत सारे के सारे फीचर्स नहीं बने हुए थे, लेकिन सिस्ट थी आपके पास काफी सारी, जिसको आप इसके अंदर अवेल कर सकते थे। तो ये बेसिकली सिंपल, आपने अगर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस विद सिस्ट्स भी लिख दिया तब भी ठीक है, लेकिन इस ऐसे पेशेंट्स के अंदर ना फैट स्टैंडिंग जरूर देखा करें। मुझे लगता है उसमें यह है कि आप लोगों ने क्रॉनिक की फाइंडिंग्स अच्छी लिख दी है। गैस्ट्रिक वॉल ठीक है, गैस्ट्रिक वॉल में कोई बहुत ज्यादा मुझे तो इतना नजर नहीं आया कि, लेकिन शायद हो सकता है थोड़ी सी थिकनिंग हो। एक मिनट ठहरे, मुझे देखने दें जरा। हाँ नहीं, यहाँ पे है ये थिकनिंग थोड़ी सी इस जगह पे, ये एरियाज आ रहे हैं। हाँ ठीक है, एडीमा है थोड़ा सा, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वॉल एडीमा भी आप दे सकते हैं साथ, और वो भी एक फीचर है साथ पेंक्रेटाइटिस का ना, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का। तो वो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वॉल का भी एडीमा है। तो वेरी गुड, ये ठीक लिखा है आप लोगों ने। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जोलिंजर एलिसन इतना हाई कॉल ना किया करें, बस सिंपल एक्यूट और क्रॉनिक या क्रॉनिक रिकरेंट पेंक्रेटाइटिस इसने लिखा है वो ठीक है। और फिर पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट ठीक है, क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस भी ठीक है,
लेकिन एक्यूट का वर्ड अगर आप यूज़ कर देते हैं ना, तो हाँ ये लिखा हुआ है, डॉक्टर बीनिश ने लिखा हुआ है, बाकी भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बस वही है कि अगर आप इसको सिंपल नॉन कंट्रास्ट के अंदर आपको, क्योंकि उनके पास इस तरह के इमेजेस लगाने का मकसद ये है, ये जो बहुत सारे एग्जामिनर आते हैं ना, वो चूंकि काफ़ी अब मतलब पुराने हो चुके हैं, तो उनके पास जो फिल्में हैं वो भी बहुत सारी पुरानी है, तो उसमें भी आपको इस तरह की क्वालिटी के इमेजेस ही मिलते हैं, वो जो आजकल हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखने की आदत है ना हमें, उस तरह की जो है ना, हमें फिर वो कई दफ़ा फिल्में वहाँ पे नज़र नहीं आती। अच्छा ये क्या था, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। एक तो ये था कि आपने ये एयरफील्ड जो एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना था, और वो आप लोगों ने बिल्कुल सही फिर फाइंड आउट किया काफ़ी सारों ने। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी इसमें, कि इसमें जो ओरल कंट्रास्ट है वो भी आया हुआ है, ऐसी है ना जी, ये देखें ये ओरल कंट्रास्ट नीचे पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा। अच्छा, और इसी तरह ये ऊपर जाएं तो यहाँ से जाके ये जो एरिया है वो ये इस जगह पे सिग्मोइड वॉल्वुलस के, सॉरी सिग्मोइड कॉलन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये जो आखिरी वाला इमेज है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे सिग्मोइड। तो ये बेसिकली जो था ना, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि अब इसमें सिंपल जाइंट सिग्मोइड डाइवर्टिकुलम था, और ये एयरफील्ड था क्योंकि ये कम्युनिकेट कर रहा था उसके साथ, लार्ज बाउल के साथ, और दूसरा कंट्रास्ट भी उसके अंदर गया था, तो उसका मतलब है कि इसकी कम्युनिकेशन तो कंफर्म थी। अब आप लोगों के डिफरेंशियल थे अगर, तो आप लोगों ने ये दोनों डिफरेंट जो लिख दी है बातें। अब इसमें देखें, इसमें वॉल्वुलस, अगर अगर ये वॉल्वुलस होता सपोज करें, तो उसमें आपको इसके साथ जो सारी की सारी बाउल है, ये जो डिसेंडिंग कॉलन है, और जो ये साथ नीचे सिग्मोइड कॉलन जा रही है, ये आपको इस तरह तो नजर नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखें बिल्कुल बेहतरीन करके जो है ना, ये यहाँ पे ये सारे का सारा जो एरिया है ये क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद फिर और किसने क्या लिखा है, सिकल वेल इस मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर तो कोई भी नहीं है, डायरेक्ट डुप्लीकेशन सिस्ट कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगी, वो क्यों कम्युनिकेट करेगी। अच्छा हाँ ये है, डॉक्टर मैविस ने लिखा लार्ज इन्फेक्टेड डाइवर्टिकुलर एब्सेस, सूडोसिस्ट, इन्फेक्टेड डुप्लीकेशन सिस्ट। ये काफ़ी सारे डिफरेंशियल हैं, लेकिन डाइवर्टिकुलर एब्सेस नहीं है, सिंपल डाइवर्टिकुलम एब्सेस होती तो फिर उसके साथ हमें कोई एयर फ्लूइड लेवल को इस तरह की चीज़ें नजर आती। सिकल वेल्वुलस नहीं है ये, इसीलिए मैंने लगाया था कि इसमें बहुत सारे लोग जो है ना इसको सिकल वेल्वुलस में लेके जाएंगे। इन्फेक्टेड डाइवर्टिकुलम नहीं है, ये डाइवर्टिकुलम इन्फेक्टेड क्यों होगा, ये सिंपल डाइवर्टिकुलम, इन्फेक्टेड डाइवर्टिकुलम इज डाइवर्टिकुलाइटिस, देयर इज नथिंग सच एज इन्फेक्टेड डाइवर्टिकुलम ओनली, डाइवर्टिकुलम इन्फेक्शन मीन डाइवर्टिकुलाइटिस। अगर वो डाइवर्टिकुलाइटिस होता तो फिर आपको उसके साथ जो इतनी नीट ये साथ सारी सराउंडिंग पड़ी हुई है ये ना नजर आती, और दूसरा आपको पता है कि वो फिर जहाँ पे उसकी लोकेशन है और इतना बड़ा अगर होता, तो फिर वो उसमें फ्लूइड फ्लूइड ये वो सारा कुछ होता है। तो ये सिंपल डाइवर्टिकुलम है, जो डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन हो जाता है उनमें से कुछ बहुत बड़े भी हो सकते हैं, और जिस तरह वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए तो उसके साथ उसकी वजह से। और ये चूंकि कम्युनिकेट कर रहा है, ये देखिए इसके साथ ये जो इसकी लार्ज बाउल नीचे आ रही है ना, ये साथ बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है इसमें, यहाँ पे वो फीकल मैटर भी है, और साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट भी इन्होंने दिया हुआ है, तो वो कंट्रास्ट भी नजर आ रहा है आपको। तो ये सिंपल इसके अंदर जाइंट डाइवर्टिकुलम का केस था, और इसमें कुछ नहीं था। तो अच्छा जी, उसके बाद जो कि क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले तो वही बात है कि दो चीज़ें जो इसमें पिक करनी थी। एक तो ये था कि इसमें भी देखें बाउल जो थे वो मैंने आपको पहले बताया था कि ओवरलैप नहीं कर रहे, सेपरेट 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 पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इसका मतलब है कि बाउल की बॉल में कोई ना कोई मसले तो साथ चल रहे हैं। अच्छा दूसरा इसमें एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि अगर मैं इस इमेज को बड़ा करूँ आपको, इसमें ये जो एरिया है, जाहिर बात है ये लार्ज बाउल का तो नहीं है ना जो ये वाला पड़ा हुआ, लार्ज बाउल तो ये जा रही है ऊपर से यहाँ से उतनी इधर आ रही है। तो ये स्मॉल बाउल के एक कुछ सेगमेंट्स जो थे वो डायलेटेड थे, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के। तो इसका मतलब ये था कि आपके पास दो जो फाइंडिंग्स आ रही थी मेन, एक तो ये था कि सेपरेशन ऑफ बाउल वॉल्स थी, यानी कि सारे के सारे देखें, और दूसरा ये था कि जो एक सेगमेंट था ये एनोरिज्मली डायलेटेड थे, ये मतलब वो यानी कि स्मॉल बाउल के सेगमेंटल डायलिटेशन थी, और जबकि उसने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की हुई है। आप देखें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का कोई साइन नजर आ रहा है, कि बाकी सारी स्मॉल बाउल फिल्ड है, और आगे डिस्टल पार्ट भी जो लार्ज बाउल वगैरह है वो भी सारी फिल्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसके ये वाला एरियाज हैं सारे के सारे, ये थिक वो एनोरिज्मली डायलेटेड थे, और बाकी वो जो जो सेपरेटेड बाउल वो लूप्स पड़ी थी वो इस वजह से थी कि उसकी सारी बात है कि उसके जो वॉल होगी ये सारी की सारी इसके आसपास इस लूप के, वो सारी की सारी थिकेंड होगी लिम्फोमा की वजह से। तो उसने आसपास के बाउल लूप्स को सेपरेट किया हुआ था, और अपने उसके वो जो जो ट्यूमर का एरिया है वो डायलेट हो गया था। उसकी रीजन आपको ये पता होता है कि वो जो लिम्फोमा होता है वो जो इसकी वॉल के अंदर जो
क्या होते हैं, प्लेक्सेस होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है काफी हद तक। तो जो कि डिस्ट्रॉय करता है तो फिर वो बाउल जो होती है वो डायलेट कर जाती है, जिस तरह सॉर्ट ऑफ एक्लेजिया के अंदर भी कई बार वो डायलेट हो जाती है ना। तो अब उसमें जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ थी वो यही है आपकी देखने वाली, कि अगर आपको इस तरह का लीजन नजर आए जो बाउल सेपरेट है और साथ वो एनुरिज्मली डायलेट कर रहा हो एक सेगमेंट को, लेकिन बाकी सारी बाउल ठीक पड़ी हो और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई साइन ना हो, एयर फ्लो लेवल ना बन रहा हो, तो फिर ये लिम्फोमा के टिपिकल पेशेंट्स होते हैं। और लिम्फोमा भी जो है वो आपका एक हॉट केस होता है उसके अंदर। तो इसमें मेरे ख्याल है कि स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन दी अच्छा डाइवर्टिकुलोसिस, सॉरी डाइवर्टिकुलोसिस ठीक है, स्मॉल बॉल डाइवर्टिकुलर डिजीज नहीं, डाइवर्टिकुलर डिजीज नहीं है, सिंपल हुआ है जस्ट लिम्फोमा, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अली ने बिल्कुल ठीक लिखा है, उन्होंने जस्ट लिम्फोमा कार्सिनोमा तीन चीजें दे दी है, लेकिन चलो लिम्फोमा डाल दिया उन्होंने। और मैं देख रहा हूँ कि बाकी, तो इसलिए मेरा ये पॉइंट है कि ये आप जो है ना कोई फिलिंग डिफेक्ट्स देखिए छोटा मोटा तो बाउल खाली तो कभी नहीं होगी ना। बाउल ने ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको पहले पूरा 100% खाली कर दें उसके बाद उसकी कंट्रास्ट स्टडी स्टडी करें, तो उसमें फीकल मैटर ये वो चीज़ें तो चल फिर रही होती है ना। तो इसलिए इसके अंदर अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा वो ना हो, यहाँ पे है बिल्कुल इस जगह पे है, ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे तो ये लिम्फोमा का अपना ग्रोथ अंदर आई हुई है ना, ये तो है। लेकिन बाकी सारी की सारी बाउल और वो ये सारे के सारा ये जो पूरा एरिया ये बाउल ग्रोथ की वजह से इस तरह का हुआ हुआ है ना, तो इसकी वॉल के अंदर भी सारी ग्रोथ है, वो अंदर को लोबुलेट भी कर रहा है और वो एनोरिज्मली डायलेट भी कर रहे हैं, यानी कि वाइड ग्रोथ है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये इसकी वो एडिनोकार्सिनोमा टाइप की ग्रोथ होती तो वो तो फौरन सबसे पहले क्या करती है, वो तो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, वो पेशेंट स्ट्रक्चर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। लेकिन लिम्फोमा का क्या मसला है कि इसमें क्या होता है कि वो डायलेट भी कर देता है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं करता है, और साथ उसकी बाउल वॉल थिकनिंग जरूर कर देता है। तो ये है इसके अंदर, ठीक है जी। ये अब आप लोगों ने लिम्फोमा के केस याद रखने हैं, ये इस तरह के ही केस लगते होते हैं। फिर उस वक्त जब वो एग्जाम होता है तो उस वक्त फिर आप लोगों के लिए जो है ना वो काफ़ी सारा मसला हो जाता है उसके अंदर। हाँ ये बिल्कुल सही आप लोगों ने, शुक्र है एक केस बिल्कुल ठीक पिक किया, और वो मेरे ख्याल मेजोरिटी ने ठीक पिक किया है, और वो ये वाला केस था। और वो क्या था कि जो है ये सिग्मोइड वॉल्वुलस का केस था, और इसमें आप लोगों को आइडिया था कि ये जो है यहाँ पे जब हमने डाला तो यहीं पे आके ये कंट्रास्ट रुक गया, रेक्टम से आगे गया ही नहीं, और ना आगे ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रेक्टम से ऊपर इसकी अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। उसके साथ फिर जो वही सारे का सारा ये पूरे का पूरा डायलेटेड था। और एक ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका था कि इस तरह की जो ये क्या कहते हैं ये ट्यूब डालते होते हैं, और उसके बाद ये जो है वो रेक्टल ट्यूब जिसको कहते हैं, तो रेक्टल ट्यूब डाल के इसको वो डिफ्लेट कर लेते हैं, और उसके साथ फिर वो काफ़ी सारी जो है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कम हो जाती है। अच्छा जी। हाँ तो ये आप लोगों का चलिए क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने ये केस तो सारों ने इज्तिमाही तौर पे अच्छा किया है। और इसमें भी कोई लोग हैं जिन्होंने टॉक्सिक मेगाकोलन लिखा है, टॉक्सिक मेगाकोलन में इस तरह की तो फाइंडिंग कभी नहीं आएगी ना, इन्हें कंट्रास्ट डालने की कोशिश की है और वो कंट्रास्ट यहीं पे रुक गया है, वो रेक्टम से आगे गया ही नहीं, तो वो रेक्टम से आगे क्या होता है सिग्मोइड का वो कोलन है, अगर वो ट्विस्ट कर जाएगी तो आप नीचे से रेक्टल कंट्रास्ट देते भी रहेंगे तो वो तो जब ट्विस्ट हो गई है तो उसने तो सारा काम खराब कर देना ना वैसे ही। और उसके बाद रेक्टल डिफ्लेशन ट्यूब डाली है बाद में, और उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी सही है माशाल्लाह आप लोगों का। अच्छा जी, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है अम, ये भी आप लोगों में मेजोरिटी ने ठीक किया कि इसमें बड़ा सारा थिक वॉल्ड ये जो है गैस्ट्रिक ट्यूमर था, और साथ इसके अंदर एक जो लिवर था उसके अंदर भी लीजन आ रहा था। तो ये बेसिकली गैस्ट्रिक लिम्फोमा का पेशेंट था, और इसमें भी आप देखिए कितना बड़ा ट्यूमर है कि मतलब हर तरफ से आया हुआ है, लेकिन स्टिल जो इसका गैस्ट्रिक का अपना ल्यूमन है वो भी पेटेंट है, मतलब उसके अंदर से अभी भी जो है वो यानी कि खाना पीना खा पी रहा होगा ये पेशेंट ना। तो लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता इससे आधे से आधा साइज का भी जो है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता, तो फिर उसमें तो ऐसे फॉरन इसको लिंटस प्लास्टिका टाइप बना के, बस ये भी लिंटस प्लास्टिका ही बना हुआ है, लेकिन उसमें तो ये बिल्कुल ही ऐसे इसको बिल्कुल खत्म कर देता है ताकि वो पेशेंट कुछ खाने पीने जो कभी नहीं रहता। तो इसलिए जो है ना इसमें आते नहीं। टॉक्सिक मेगाकोलन में प्रेफरेबली वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि उसमें नहीं डाल देना होता आपने, तो टॉक्सिक मेगाकोलन में तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है ना उसके अंदर, लेकिन इसमें कई दफा करके ना आपको दिखा रहे होते हैं तो उसमें वैसे है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही। अच्छा जी, इसमें स्मॉल बॉल लिम्फोमा दिया हुआ है, नहीं स्मॉल बॉल लिम्फोमा नहीं, ये तो लार्ज, ये तो स्टमक है ना, स्टमक की जगह एक्सपेक्टेड लोकेशन है स्टमक की, वो सारे के सारे स्टमक के इमेजेस हैं। देखें स्मॉल बॉल तो ये पड़ी नीचे, तो ये तो सिंपल गैस्ट्रिक लिम्फोमा है। और जो गैस्ट्रिक लिम्फोमा है वो मजे की चीज़ ये है कि वो वैसे नहीं होता, ये वाहिद मेरे ख्याल से उनमें से है ट्यूमर्स में से जो बैक्टीरिया करते हैं ना,
क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो आपका ये पेशेंट होते हैं ना, स्टमक नॉर्मल, उसमें लिम्फोइड टिश्यू नहीं होता। तो लेकिन होता ये है कि जब वो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन होती है ना, उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे ना उसको एच पाइलोरी की रेडिकेशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो आते हैं। तो उनमें से वो कुछ जो वो होते हैं ना, माल्ट माल्टोमा जिसको कहते हैं आप, माल्ट या जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं वो वहीं फिक्सेट हो जाते हैं, वो वहीं पे रह जाती हैं, उसके बाद वो जगह छोड़ते ही नहीं है। तो वो जो जगह नहीं छोड़ते ना, तो गैस्ट्रिक लिम्फोमा नॉर्मली वो वाले बनाते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो लिम्फोइड सेल्स होते हैं, कि वो इरेगुलरली प्रोलिफरेट करते हैं। तो ये बेसिकली गैस्ट्रिक लिम्फोमा और गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, ये वो वाहिद दो ट्यूमर्स हैं जो कॉज बाय बैक्टीरिया हैं। और इसके अलावा भी होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे शायद कोई इस तरह का आते हैं, लेकिन ये एक या दो यही ट्यूमर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली जो है वो एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया। वायरल के साथ बहुत सारे हैं, कि वो काफ़ी सारे ट्यूमर्स जिस तरह हैप सी है, ये है वो, उनके साथ बहुत सारे हैं, लेकिन बैक्टीरिया के साथ सिर्फ यही दो हैं। बल्कि इन दो में से भी शायद एक ही था, लेकिन 12 दो कर लें। अच्छा जी, उसके बाद जो था ये जो उसका पेशेंट हो गया, उसके बाद अगला पेशेंट था ये 21 नंबर। अच्छा ये मैं देखा किसी ने भी सही नहीं पिक किया, जबकि ये कोई इतना मुश्किल पेशेंट तो नहीं था। इसमें हो क्या रहा था, इसमें ना ये जो आपकी होती है ना ईएसडीपी, उसकी थोड़ी सी आपने याद रखना है कि इनके पास मर्जी होती है कैनुलेशन की। मतलब हमारे पास तो ऐसी कोई मर्जी नहीं होती ना कि हम पैंक्रेटिक डक्ट को कैनुलेट कर लें, हम सीबीडी को कैनुलेट कर लें, ये इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। मतलब ये यही चाहें कि सिर्फ पैंक्रेटिक डक्ट को देखना, तो ये सिर्फ पैंक्रेटिक डक्ट के अंदर डाल के इंजेक्शन डाल देते हैं। और अगर ये चाहें कि उन्होंने सीबीडी देखनी है, पैंक्रेटिक डक्ट नहीं देनी है, सीबीडी के अंदर घुस के उसमें कंट्रास्ट डाल देते हैं। तो इसलिए ईआरसीपी के अंदर आपको ये आइसोलेटेड भी वो कर देते हैं। अब इसमें था क्या, इसमें असल में सिर्फ ये हो रहा था कि जब ये कंट्रास्ट दे रहे थे ना, तो ये जो इसकी पेंक्रियाटिक डक्ट थी ना, ये घूम के इधर को जाती थी। ये देखें आप इसमें ना, ये जो जितनी भी जैसे ही हम इनको कंट्रास्ट देते थे ना, ये पेंक्रियाटिक डक्ट ये इधर से इधर, यानी कि ये यू ट्विस्ट कर रही है वापस। जितने में भी आप देखेंगे ना, ये पेंक्रियाटिक डक्ट बैक को, ये देखें यहाँ से बैक को, और सीबीडी ऊपर चली जाती है। लेकिन जो पेंक्रियाटिक डक्ट की एक्सपेक्टेड लोकेशन थी कि वो इधर को जाए प्रॉपर अपनी लोकेशन की तरह, वहां नहीं जा रही थी ये। और इसी तरह ये दूसरे में भी यही कर रही थी, ये देखें यहाँ पे घूमी हुई है, यहाँ पे भी घूमी हुई है, इधर भी घूम के ये वापस आई जा रही है। यानी कि पेंक्रियाटिक डक्ट की जो नॉर्मल रूट इस तरह जाना चाहिए था उसको, इस तरीके से वो इस तरह नहीं जा रही, वो इस तरह घूम के इधर आ रही है। तो ये जो है ये टिपिकल एनुलर पेनक्रियाज की जो है ईआरसीपी होती है। और ये एनुलर पेनक्रियाज की जो ईआरसीपी है वो सिग्निफिकेंट होती है, और इसका आपने जो है ना वो करना होता है। इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स में कौन से आपको स्ट्रक्चर हैं, देखना जरा। इसमें मेरे ख्याल में शायद ये थोड़ा सा वैसे ही, जब आप पेंक्रियाटिक डक्ट को वो करते हैं ना, मतलब वो सॉरी सीबीडी के अंदर, तो अगर उन्हें लिवर आपको दिखाना होगा ना, तो वो लिवर का एरिया दिखाएंगे आपको, कि अगर स्ट्रक्चर्स बीडिंग ये वो देंगे ना आपको। इसमें हो सकता है छोटे मोटे कोई बीडिंग हो, मैं देखता हूँ इसके अंदर। नहीं, उन्होंने उसको नहीं लिफ्ट नहीं कराई है, जो सारी के सारे ऊपर एरिया आ रहे हैं ना। अगर अगर सपोज करें कि आपको मैंने प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस या बायोमरी उसके अंदर सारा कुछ देना है, तो मैं आपको इतने छुपे हुए इमेजेस नहीं दूंगा, मैं आपको उसमें से क्लियर कट आपको इमेज नजर आएगा। तो इसमें ये जो इमेज है ना जो इसके अंदर आ रहा है, ये मुझे लगता है अंडर फिलिंग है अभी, कि इसने भी सही तरह कंट्रास्ट में दिया नहीं, ये सारा टारगेट इन्होंने पेंक्रियाटिक डक्ट को ही रखा हुआ है। तो इसलिए इसके अंदर ये जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, ये जब तक आपको फोकस करके ना दिखाए ना, आप उसको ओवरकॉल ना करें। ठीक है। और इसमें कोई इनकी ऐसी फाइंडिंग नहीं थी इसमें, सिवाय इस इमेज के कि जिसमें कुछ लग रहा था कि शायद बीडिंग शीडिंग हुई हुई है, लेकिन टेक्निकली वो ये होता है कि वो आपको लिवर का पूरा इमेज देते हैं। ठीक है। और इन्होंने इसमें कोई लिवर का इमेज नहीं दिया हुआ था, इनमें से जो असल में था ना वो पेंक्रियाटिक डक्ट की सारी रोटेशन थी, और ये एनुलर पेनक्रियास का पेशेंट था। जबकि मेजोरिटी ने प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस लिखा हुआ है, तो लेकिन वो नहीं था। ठीक है। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि इसको, इस केस को दोबारा देखें आप लोग, और भी आपको इसमें आएगा तो उसमें फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली जो था उसका पेशेंट नहीं था। ठीक है। जैसा उससे अगला जो पेशेंट है वो था ये 22 नंबर। और ये भी आप लोगों ने तकरीबन मेरे ख्याल है मेजोरिटी ने सही पिक किया है। फैलीन नहीं था, ये तो कैनिडिया इसोफेजाइटिस था। एक मिनट, इसमें स्वाय इसकी है कि जिसमें थोड़ी फैलिन की पिक्चर थी। अब इसको आप देखें ना, ये जो इमेज है इसके, फिर इसको, फिर इसको, या ऊपर तक ये जगह, इसमें सिर्फ सिर्फ इसमें थोड़े से ऐसे ऐसे आए हैं जिस तरह वो फैलीन के अंदर होते हैं। तो ये जो होती है ना, क्योंकि ये फैलीन जो होती है ये बेसिकली
कैट की होती है ना इस तरह की, जो इसोफेगस है कि जिसमें इसमें फोल्ड रहते हैं, लेकिन ये ओल्ड एज पेशेंट में नॉर्मल है, कोई इतना वो नहीं है कि उसमें। लेकिन आप इसकी बाकी इसोफेगस देखें ना, कितनी सिरेटेड सी है और कितनी इसकी म्यूकोजल डिस्टर्ब सा पैटर्न है, कि नॉर्मल इस तरह तो नहीं आता कि जिस तरह आप ये देखें छोटे छोटे एरियाज आ रहे हैं और वो जो ये भी सारे का सारा इसी तरह अल्सर्स और वो टाइप बने हुए हैं। तो ये सारे के सारे जो पेशेंट था, ये जो था कैंडिडिया एसोफेजाइटिस का था, जिसमें जो है ना डिफ्यूज म्यूकोजल एब्नॉर्मेलिटी थी, और कॉबलस्टोन अपीयरेंस और न्यूमरस स्मॉल नोडुलर एरिया, सम म्यूकोजल रीजंस, टाइनी स्कैटर्ड अल्सरेशन। ये कि अगर आपको पूरा पूरा गंदमंद नजर आया ना इसोफेगस का म्यूकोजा पैटर्न सारा आगे पीछे हुआ पड़ा, तो डबल कंट्रास्ट में तो आपने इसमें सबसे पहले कैंडिडा इसोफेजाइटिस ही डालना है। और ये टिपिकल कैंडिडा इसोफेजाइटिस का एक पेशेंट है। इसमें यानी कि वो नहीं है जो फैलिन के, ये अगर आपको नजर भी आ जाते हैं ना, तो ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये ओल्ड एज पेशेंट में ना यानी कि जाहिर बात है कि ये जिस तरह के पेशेंट होते हैं इसमें आपको कई दफा ये होता है कि वो ऐसे पेशेंट्स जो है ना वो ओल्ड एज प्रेजेंट करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। तो ये फैलिन फाइंडिंग कई दफा वैसे भी इसोफेजाइटिस के साथ, किसी भी वजह से इसोफेजाइटिस के साथ वो नॉर्मली प्रेजेंट कर सकती है। और इसमें देखते हैं किसने इसोफेजाइटिस भी जिसने लिखा है ना, इट्स फाइन, लेकिन इसोफेजियल कैंडिडियासिस सिर्फ एक है, डॉक्टर नूरुल नूरुलैन, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। उन्होंने इसको इसोफेजाइटिस वही किया है। बाकी जो है वो किसी ने भी जो है ना वो नहीं, उसमें उसमें हाँ ये कैंडिडेट डॉक्टर मुदस्सिर ने इसको इसमें डाल दिया है डिफरेंशियल में, तो चले वो भी ठीक है कि कम से कम आप उसमें तो डालें ना इसको। तो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं फैलीन, लेकिन फैलीन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम में ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि फैलीन इज यानी कि ये अगर कोई और फाइंडिंग है ना तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। फैलीन आइसोलेटेड फाइंडिंग कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23 जो था इसमें आपकी वही थी कि हाँ अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो एक ही थी, वो ये था, ये क्या आपने इसकी जो पैथोलॉजी है उसको फाइंड आउट कर लिया है कि ये सेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन की एक्सटेंसिव थिकनिंग थी, ठीक है, यानी कि सेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन थी वो बड़ी सिग्निफिकेंटली थिकन थी। तो अगर ये दो सिग्निफिकेंटली थिकन थी, तो इसमें आपके पास जो कोलाइटस की डिफरेंशियल तो बनती है, लेकिन अब इसमें आपके जो डिफरेंशियल बनते हैं उसमें आपके पास जो एक तो, और फिर दूसरा ये था कि साइटिस भी थी इसके अंदर, ये जो काफ़ी सारी साइटिस भी आ रही थी यहाँ पे, ये देखिए ये सारी ऊपर पड़ी है, ये पड़ी है सारी की सारी। तो इसमें आपका जो डिफरेंशियल थे वो आपके इसमें तो सीएमवी कोलाइटिस था, लेकिन अगर किसी ने जो सी वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी दे दिया है ना, तो उसमें भी इतनी थिकनेस होती है, तो इसलिए उसको भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाएगा। लेकिन ये दो डिफरेंशियल जो थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, सीएमवी कोलाइटिस, या चले अगर इन्फेक्टेड भी लिख दिया है, दूसरा था सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के बाद ये पेशेंट आता है। लेकिन इसमें हिस्ट्री जो है थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको हिस्ट्री दे दी जाए कि HIV पॉजिटिव है, फिर जो है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी निकल जाता है, फिर सिर्फ और सिर्फ जो है सीएमवी कोलाइटिस का जो डिफरेंशियल है वो रह जाएगा। तो इसमें अच्छा, इस्कीमिक कोलाइटिस इज मोर लाइकली टू बी एट वाटर शेड पार्ट्स, और वो कौन सा है, वो ये वाला एरिया होते हैं जो स्प्लिनिक फ्लैक्चर का एरिया है, ठीक है। तो अगर वो पैथोलॉजी सेंटर्ड अलोंग स्प्लिनिक फ्लैक्चर है, तो फिर आप उसको वाटर शेड या वो जो इस्कीमिक एरियाज हैं जो कि हाइपो की वजह से हो सकते हैं, यानी वाटर शेड पार्ट्स, तो उसमें आप डालेंगे। अदरवाइज इस्कीमिक कोलाइटिस को, या फिर आपको थ्रोम्बस नजर आ रहा पड़ा हुआ SM में SMV में, तो फिर भी ठीक है इस्कीमिक देना। लेकिन अगर आपकी वेसल्स क्लियर हैं तो फिर आप उसको डायरेक्ट अप फ्रंट जो है ना वो इस्कीमिक कोलाइटिस कॉल नहीं करेंगे, आप उसको मतलब दूसरे पहले देंगे। तो इसलिए जिन्होंने सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस दिया है वो भी ठीक है, लेकिन जिन्होंने इन्फेक्टिव कोलाइटिस दिया है वो भी ठीक है। लेकिन इन्फेक्टिव कोलाइटिस ठीक है, लिम्फोमा नहीं है, लिम्फोमा इस तरह नहीं होता। और नहीं, बाकी ठीक है। कोलोनिक लिम्फोमा इज नॉट अ कॉमन थिंग, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने कितने देखे हैं कोलोनिक लिम्फोमा के। स्मॉल बाउल लिम्फोमा होता है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा होता है, लेकिन कॉलोनिक लिम्फोमा आई थिंक वेरी रेयर, मतलब बहुत ही रेयर है शायद। तो इसलिए जो है ना उसको तो हम इसमें अगर इस तरह की थिक वॉल्ड एरिया आ जाए ना, तो उसमें नॉर्मली नहीं डालते होते, क्योंकि लिम्फोमा मतलब बहुत लेस लाइकली कि आप उसको जाएं। तो इस तरह के जो नॉन डिफरेंशियल आपने नहीं देखे हुए ना अपनी प्रैक्टिस में, तो उसको बेशक ना ही करें, ठीक है जी। अकॉर्डिंग साइन वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ है। अकॉर्डिंग साइन अगर आप बोलेंगे ना तो फिर अगला बंदा ये एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप अगली बात जो है ना वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस ही करेंगे। तो इसलिए आप उसकी बजाय ना आप बस एक्सटेंसिवली थिक वॉल वो करें और दूसरा प्रेफरेबली जो है ना ये बज़वर्ड्स ना यूज़ किया करें अपनी डिस्क्रिप्शन में या उसके अंदर। उसके उससे ये होता है कि वो ना फिर आपकी डिफरेंशियल की डिस्कशन खाम खा की स्टार्ट हो जाती है।
अगर आप बजवर्ड यूज करेंगे ना तो फिर उसको पता लग जाएगा कि जो है ना ये इसको इस साइड पे लेके जाएगा, मेम्ब्रेनस ग्लैंड, तो उससे पहले ही आपको जो है ना वो मतलब रोक देगा। तो बजवर्ड्स की बजाय डिस्क्रिप्शन दें। अगर हाँ, अगर वो पूछता है कि इसको कुछ खास वर्ड कहते हैं तो फिर आप जरूर बताएंगे जिसको कहें। लेकिन अगर आप अपफ्रंट फर्स्ट थिंग टू से इज गोइंग टू बी एन अकॉर्डिंग साइन, तो आप फिर जो है वो क्या कहते हैं डीप ट्रबल में जा चुके हैं, क्योंकि फिर अब उसने उसको आपको जो है ना वो ग्रिल करना है उसके ऊपर के ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये उसमें क्यों नहीं हो सकता, ये इसमें क्यों नहीं हो सकता। तो उसको रहने दें, बस जो काम है बस वही करें। अच्छा जी, ये जो था ये एफएनएच का केस था, फोकल नॉडुलर हाइपरप्लेजिया। और उसमें वही था कि इसका सेंट्रल स्कार था और एचसीसी, और इसके अंदर यहाँ पे भी आपको देते तो हैं, लेकिन यही है कि इसमें आपके पास जो है इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। ये सीटी का एक एफएनएच का केस था, इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी, और मेजोरिटी लोगों ने इसको एफएनएच ही पिक किया है। और लेकिन क्लेंजी जो है, क्लेंजी वेलेंजी इस तरह नहीं होता, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अभी और आएंगे अगले में आपके इसके केसेस, तो वो भी हम देखते हैं। अच्छा जी, ये था पेशेंट एक और, जो कि आप लोगों ने, इसमें क्या फाइंडिंग थी, इसमें ये थी कि सब जो कैप्सुलर जो थे मल्टीपल कर्वीलिनियर वो थी, एबनॉर्मेलिटीज थी, कैल्सिफिकेशंस थी, सर्जिकल ड्रेन था इन प्लेस यहाँ पे जो डला हुआ है, ये ये सर्जिकल ड्रेन आ रहा था। और उसके अलावा बाकी सारे था। तो ये बेसिकली जो है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई का पेशेंट था। और उसके अंदर ये उसकी कॉजेज में नॉर्मली दो ही ये लोग पूछते हैं कि जो सिस्ट एडेनोमा कार्सिनोमास होते हैं ओवेरियन, और अगर नॉन नॉन ट्यूमर कॉजेज होती हैं तो टीबी, कई दफा इस तरह जो है वो प्रेजेंट करता है। तो ये दो ही इसमें हैं चीज़ें, बाकी वही स्कैल्पिंग थी मार्जिन की। और तो इसमें जिसने सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई दे दिया है वर्ड, तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। और जो दूसरा है कि इसमें एक लिखा हुआ है कि कोई उसकी म्यूकोसील है, तो पता नहीं इस पे तो नहीं नजर आ रही वो अपेंडिक्स की। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई जिसने इसने लिख दिया वो बिल्कुल फिट है, उसमें कोई मसला ही नहीं है। तो इसलिए बहरहाल बाकी भी सारे ठीक हैं। और काफ़ी सारों ने यहाँ पे आके जो है ना बस हो जाती है इतने केसेस पे। मैं देखा है कि लोग ज़्यादातर 12-13 तक आके ना जो डिस्क्रिप्शन लिखना बंद कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो सिर्फ डायग्नोसिस लिखते हैं। उसके बाद जब वो 18-19 केस पे पहुँचते हैं तो फिर डायग्नोसिस की बजाय भी वो ABCD लिखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना फिर उनकी बस हो जाती है। फिर वो जब 25वें केस पे पहुँचते हैं तो कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कि एंड तक आते हैं, और एंड तक उन्होंने अपने डायग्नोसिस और डिफरेंशियल्स और हर चीज़ पूरी लिखी होती है। तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये जो 25 केसेस हैं ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। और अब 25 केसेस और आपके भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे, और उनको हमने कल डिस्कस करना है। तो इसलिए आप लोग अभी इसको जो है क्या कहते हैं जंगी बुनियादों पे अपनी तैयारी जारी रखेंगे, ताकि इसमें जो है आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए, और हमारी ये कोशिश है क्योंकि परसों कल हमारा होगा, परसों ऑफ है सैटरडे वाले दिन ना, उस दिन मैं नहीं लूँगा लेक्चर। तो इसलिए कल कोशिश करें, कल हम 9:15 से 9:30 के दरमियान स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम आप लोगों को 10:30 पौने 11 तक जो है ना क्लियर कर दें। और बाकी ये है कि जो मैंने जो चीज़ें नोट की हैं इसमें वो ये है कि जो आपकी कंट्रास्ट स्टडीज़ है ना, उनमें मतलब आप क्लोज क्लोज भी आ जाए करें ना, तो वो बहुत हमारे लिए मतलब यानी कि इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में पास करना। कि आप अगर तो आप लोग इनमें फाइंडिंग ये होती है और आप लोग उसके एंटी उधर तक जाके बैठे होते हैं, तो उधर से फिर उसको क्लोज आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना मतलब कोशिश ये किया करें कि फाइंडिंग्स जो है ना उनको आप पिक कर लें कि नोडुलर थिकनिंग है या नहीं, और और क्या मसला है, कहीं पे एन्युरिज्मल डायलिटेशन है, पॉलिप है। हर चीज़ के अंदर पॉलिप, हर चीज़ के अंदर ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, मैं आपको फॉर श्योर बता रहा हूँ। वो अगर होंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आएंगी। तो इसलिए आपने उनको बाकी चीज़ों को देखना है कि क्या म्यूकोजल और नोडुलैरिटी का पैटर्न ठीक है या वो सारा कुछ ठीक है। और इसके लिए जो फंडामेंटल्स है ना, उसमें एक टेबल शायद दी हुई है जिसमें उन्होंने ये फोल्ड्स के पैटर्न के साथ उसके डायग्नोसिस बताए हुए हैं। तो वो अगर आप लोग ढूंढ लें तो बहुत अच्छा है, उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप लोग उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो ढूंढ लेंगे। तो इसलिए अच्छा जी। और इसकी वीडियोस मेरे पास तीनों पेंडिंग हुई पड़ी हैं। मैं आज इंशाल्लाह रात तक ही इसकी भी और बाकी सारी भी जो है ना मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। और वीडियोस मैं इसीलिए अपलोड करता हूँ कि आप उसको दोबारा सुन लें, 3 दफ़ा सुन लें, 5 दफ़ा सुन लें, कोई मसला नहीं है। और वो सारे केसेस आपके पास आपकी डेस्कटॉप पे अवेलेबल हैं। आप जब चाहें जिस वक्त चाहें देख सकते हैं, और इनको कोशिश करें कि मैक्सिमम रिवाइज करें चीज़ों को।
मेरा अपना जो ओपिनियन होता है ना वो ये होता है कि क्वालिटी केसेस करें, नंबर ऑफ केसेस से इतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने 5 केसेस किए हैं और पांचों दफा गलत किए हैं, उसके बजाय अगर आपने एक केस गलत करके उसको समझ लिया है, तो वो आपको एग्जाम वाले दिन ज्यादा फायदा देगा। तो इस वक्त आप रन फॉर द नंबर्स ना करें कि हमने 20 केस कर लिए, हमने 50 केस कर लिए, हमने 100 केस कर लिए। उससे कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि वो आपके रिफ्लेक्सेस उल्टे खराब करता है। कि अगर आप ये कहेंगे ना मैंने एक एक मिनट में एक केस करना है, तो आप खुद एक्सपेक्ट करेंगे आप उसमें क्या सीखेंगे। आप सारी चीजें गलत करते जाएंगे उसमें, और उसके बाद जिस दिन आप एग्जाम जाके बैठेंगे तो फिर आप क्या कर रहे होंगे। एक बार इधर की बताएंगे, दूसरी बार उधर की बताएंगे, तीसरी बार बताएंगे ही नहीं। उसकी बजाय आप कम केसेस करें, 25 केसेस एक दिन में, आप 30 केसेस भी ये जो कर लें, और इनको लेकर फिर आपके गलत नहीं होने चाहिए, तो फिर आप एग्जाम में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर इनको ब्रेक लगा दे, नंबर ऑफ केसेस पे ना भागे। मैं देखा एक चीज ये है कि रेस फॉर नंबर्स है। कि जी आज मैंने 100 केस करने हैं, आज मैंने 200। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका दोस्त 100 केस कर रहा होता है, उसका एक और दोस्त जो है वो 200 केस कर रहा होता है, और वो डिप्रेस बैठे होते हैं कि हमने तो आज 25 केस किए, 30 केस किए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास जब हम एग्जाम देने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते थे वहां से, इजिप्ट से, जो FRCR का एग्जाम देने के लिए आए होते हैं, जिन्होंने एक एक दिन में 500-500 केसेस कर रहे होते हैं, और स्टिल आप उनको पहला केस लगाएं वाइवे में, तो वो कुछ नहीं बोला जा रहा था उनसे। तो इसलिए उस तरह की परफॉर्मेंस से बहुत बेहतर है कि आप लिमिटेड केसेस करें, लेकिन उनको अच्छी तरह कर लें, उनकी इमेज को ना भूलें। टिपिकल एग्जाम के जो है ना 200-400 केस हैं जिन्होंने इसमें से एग्जाम लेना है, उनकी आपको वैरायटी आनी चाहिए, अदर दैन कि आप एटिपिकल केसेस में पढ़ें। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल तक अपना करें हम इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि वो आप लोगों का रैपिड्स भी इंशाल्लाह हो गया हुआ है, वो आपको नज़र भी आ रहा होगा अपने मेन्यू में। वो भी इंशाल्लाह मैं कल आपको ना उसमें समझा दूंगा कि आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। तो जो टाइम आप लोगों का स्पेयर होता है, उसमें अपने रैपिड्स को निकालते जाना है, ताकि आपकी आई सेट हो जाए एक्सरेस के ऊपर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।